मेरा एक समय पर एक लड़की थी। वो सुबह की पहली किरण की तरह थी, जिसने मेरे साथ मुश्किल दिनों का सामना किया। मैंने उससे वादा किया था कि जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक सबसे शानदार शादी दूंगा। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। वो मेरे लिए नाश्ता खरीदने के रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में अपनी कम उम्र गंवा बैठी। बाद में मेरा बिजनेस बड़ा और बड़ा होता गया, लेकिन मैं और अधिक अकेला होता गया। शायद मेरी जिंदगी पहले ही उसके साथ जा चुकी है। अब इस हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए मैं उसकी सूरत याद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं एक भी हिस्सा भूल न जाऊं। शीहान, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सितारों के इस खौलते जहान और दुनिया की इन रोशनियों को देखना चाहूंगा। छात्रों, जरा प्रश्न पत्र का तीसरा पन्ना निकालो। छठा प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। पिछले साल नहीं आया था, इस साल पक्का आएगा। तभी अचानक कानों में कागज पलटने की जानी पहचानी और शोरगुल भरी आवाज गूंजी। जी लिंगचुआन, जल्दी उठो। ये आवाज, मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। वर्ष 2000 की गांव यानी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अभी 36 दिन बाकी हैं। अरे यार, मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। मैं सचमुच पुनर्जन्म पा चुका हूं। मैंने बाई शिहान को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। शिहान, मैं आखिरकार तुमसे दोबारा मिल गया। इस बार मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बात पूरी होते ही मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उस पर जोर से एक प्यार भरा चुम्बन दे डाला। बाई शिहान चीख पड़ी। उसका पूरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। अरे यार, जी लिंगचुआन पागल हो गया है। उसने क्लास की मॉनिटर को किस कर डाला। इस लड़के का सपना लगता है अभी तक टूटा नहीं है। तभी क्लास के पोडियम यानी कोथाई से जी लिंगचुआन की एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। मैंने सिर उठाया और मुझे रोने जैसा महसूस हुआ। चेन लाओशी, आप भी अभी जीवित हैं। पूरी क्लास में अचानक ठहाका गूंज उठा। तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। मैं झेंपते हुए खड़ा हो गया और जाते जाते चुपके से बाई शिहान की तरफ आंख मारी। प्रिय पत्नी, स्कूल छूटने के बाद मत जाना। मैं तुम्हें रास्ते तक छोड़ने चलूंगा। मैं अब और मूर्ख नहीं था। चुपचाप खड़े होकर सजा भुगतने के बजाय मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और सीधे छोटी दुकान पर जा पहुंचा। दुकान की मालकिन, होशुबाओं का एक पैकेट देना जो हुआई वाला हो। अरे कमीने लड़के, तुम यहां क्या हुड़दंग मचा रहे हो? मुझे ग्रेड 12 क्लास 7 के चेन लाओशी ने 3.5 रुपए का सामान लाने के लिए भेजा है। दुकानदार महिला खुद ही बुदबुदा रही थी कि वो खुद अभी इतनी जवान है कि किसी कॉलेज की छात्रा जैसी लगती है। क्या उसे तुम्हारी खरीदारी की जरूरत होगी? मैं कैंपस में चल रहा था। मेरे चेहरे पर एक बेकाबू उत्साह था। मेरी आंखें ईंट ईंट और घास के हर तिनके को स्कैन कर रही थीं। कानों में चीखुओं की आवाज और दूर से आती पढ़ने की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा कैंपस मेरे लिए अपनी बाहें फैला रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसा। हा, बहुत बढ़िया। मैं जी लिंगचुआन फिर से वापस आ गया हूं। तुम किस क्लास के हो? तभी दूर से एक शिक्षक की आवाज आई। डर से मेरी गर्दन सिकुड़ गई और मैं जल्दी से क्लासरूम की तरफ भागा। जब मैं क्लासरूम वापस पहुंचा तो क्लास खत्म हो चुकी थी। होमरूम टीचर चैन वॉर्नर को पहले ही जाते हुए देखकर मैंने राहत की सांस ली और सीना तानकर क्लासरूम के अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, पूरी क्लास में अचानक से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। पास ही बैठा गुओशुआई हंसते हंसते मेज को मुक्कों से पीटने लगा। यिंचुआन भाई, गजब कमाल कर दिया यार। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि क्लास में ही हमारी क्लास मॉनिटर को किस कर लिया। मैं मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गया और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, दफा हो जा, बकवास बंद कर। गोशवाई ने मेरी तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे पर शक करने वाले भाव उभर आए। साले, तूने सच में अपनी पसंद बदल ली है। अब तू हमारी क्लास की फूल पर आंखें गड़ाए बैठा है। मैंने बैग समेट रही बाई शिहान की ओर देखा। उसका वो नाजुक सा बदन, चेहरे पर अभी भी कच्ची स्टूडेंट वाली मासूमियत झलक रही थी। मैं देखता का देखता रह गया। दिल में बस यही ख्याल आया कि पिछले जन्म में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले क्यों नहीं देखा। गोशवाई अभी भी बड़बड़ा रहा था। उसका दुबला पतला शरीर, कोई खासियत नहीं। फिर भी वो कह रहा था कि लिन युए ज्यादा बेहतर है, देखने में और भी बोल्ड लगती है। मैं मुस्कुरा दिया और उसे एक मौका देने का फैसला किया। तेरी आंखों में कुछ खराबी है क्या? कुछ नहीं समझता तू। बात पूरी होते ही बाई शिहान अंदर आ गई और माहौल पल भर में जम गया। मैंने बिना किसी लिहाज के एक लात मारकर गुओ शुआई को हटा दिया और कहा, यहां से दफा हो जाओ, किसी और की जगह पर कब्जा मत करो। वो लाल चेहरे के साथ मेरी तरफ देखने लगा और सिर झुकाकर जल्दी से बैठ गया। मैं चुपके चुपके उसे घूरने लगा और मेरी धड़कनें अपने आप तेज होने लगीं। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उस पल मेरी नजरों में वो किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था। इतना खूबसूरत कि कोई अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। क्लास की घंटी 2 बजी। चेन टीचर अंदर आए और पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। मेरा लेक्चर सुनने में कोई मन नहीं लगा। मैंने चुपचाप एक चिट्ठी लिखकर बाई शिहान को थमा दी। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने चिट्ठी खोल ही ली। उस पर लिखा था, क्या तुम गुस्सा हो? मैंने उसे एक संदेश भेजा, कृपया भविष्य में इस तरह के बोरिंग मजाक मत करना।
वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मेरा दिल घबरा गया। माफ करना, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उसने एक नज़र देखा और फिर भी मुझे नज़रअंदाज करते हुए उस चिट्ठी को गेंद की तरह मचलकर मोड़ दिया। मैंने हार मानने से इनकार कर दिया और लिखना जारी रखा। मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैंने एक अच्छी लड़की को खो दिया था और इस जन्म में मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसने कागज की पर्ची को नहीं मूंडा, बल्कि उसे बहुत सावधानी से अपनी किताब के अंदर रख दिया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोपहर में स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो सब लोग अपना बस्ता समेट कर जाने लगे, लेकिन बाईशिहान अपनी सीट पर ही बैठा रहा और थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने चुपचाप अपने डेस्क के डिब्बे से सैनिटरी पैड का पैकेट निकाला और उसे बढ़ाते हुए कहा, इसे जल्दी से ले लो, कोई ध्यान नहीं देगा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने अनचाहे ही पैकेट को फाड़ दिया। अंदर की चीज को देखते ही उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया। मैंने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फुर्ती से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म उतारकर उसकी कमर पर बांध दी। जल्दी जाओ, कोई नहीं देखेगा। उसने सिर झुकाया हुआ था। उसका चेहरा एक पके हुए टमाटर की तरह लाल हो रहा था और आखिरकार वो तेजी से कक्षा से बाहर भाग गई। उसकी उस दुबली पतली पीठ और हिलती हुई पोनीटेल को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो सचमुच दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो उसके लिए खाने पीने की बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदूंगा ताकि उसकी सेहत सुधर सके। तभी दरवाजे से जियांग चेंगवांग की आवाज आई, जी लिंगचुआन, जरा बाहर आओ। मैंने अपना बस्ता उठाया और दरवाजे की तरफ चला गया। जियांग चेंगवांग ने अपनी भौहें सिकोड़कर मुझे रोका और पूछा, क्या तुमने आज क्लास में बाईशिहान को किस किया था? इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं? इसका तुमसे क्या संबंध है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि भविष्य में उससे दूर रहना, वरना मुझे बुरा मत मानना। मैं थोड़े अचरज के साथ अपने सामने खड़े जियांग चेंगवांग को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि पिछले जन्म में मैंने ये क्यों नहीं देखा था कि ये लड़का चुपके से बाईशिहान से प्यार करता था। सच कहूं तो जियांग चेंगवांग के बारे में मेरी राय बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। ये शक्की और आत्ममुग्ध इंसान हमेशा डींगे हाँकना पसंद करता था। क्लास मॉनिटर होने के नाते वो क्लास में अक्सर अपनी धौंस जमाता था। मुझे याद है कि एक बार क्लास पार्टी के दौरान वो एक चमकती हुई BMW कार में आया था। उस रात वो सचमुच सबका ध्यान का केंद्र बन गया था। वो एक तरफ शेखी बघार रहा था कि उसे एक अधिकारी की बेटी बतौर गर्लफ्रेंड मिल गई है, और दूसरी तरफ बड़े ही कैजुअल अंदाज में जिक्र कर रहा था कि उसने म्यूनिसिपल सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली है। भले ही वो सिर्फ एक छोटा सा क्लर्क था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ा अफसर बन गया हो। अफसोस, उसका ये अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। गर्लफ्रेंड के परिवार की बैकग्राउंड के दम पर वो कुछ ही सालों में किसी सरकारी विभाग का एक पावरफुल लीडर बन गया। हालांकि अंत में करप्शन और घूसखोरी के मामले में अपनी मिस्ट्रेस द्वारा रिपोर्ट किए जाने की वजह से वो अचानक से तबाही के गर्त में गिर पड़ा। इन यादों से बाहर आते हुए मैंने अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ देखा जो हमेशा गर्दन उठाकर तिरछी नजरों से बात करता था। हल्के से उसने कहा, यह शायद तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है ना? उसने पूरे हक के साथ कहा, मैं क्लास मॉनिटर हूं। क्लास के छोटे बड़े हर मामले में दखल देने का मुझे अधिकार है। तुम्हारे इस बर्ताव ने बाईशिहान की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर डाला है। मैं हंसे बिना रह नहीं पाया। मॉनिटर साहब, क्या तुम्हें भी बाईशिहान से एक तरफा प्यार है? उसका चेहरा एक पल में बदल गया और वो थोड़ी देर के लिए झेंप सा गया, लेकिन जल्द ही तेवर दिखाते हुए ठंडी आह भरकर बोला, अगर ऐसा है भी तो क्या? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। तुम जैसे इंसान के लायक वो बिल्कुल नहीं है। मैंने बेरुखी से जवाब दिया और उसने कंधे उचका दिए। क्या मैं इसके योग्य हूं या नहीं, ये तुम्हारे तय करने से तय नहीं होता। हो सकता है बाईशिहान को मुझ जैसे लड़के पसंद हो। ऐसा कहते हुए मैंने उसके कंधे पर थपथपाया और मेरे लहजे में मजाकिया अंदाज था। इसके अलावा मैं तुम्हें एक सलाह भी देता हूं कि बेहतर होगा तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और भविष्य में मेरी होने वाली पत्नी से दूर रहो, वरना मुझे मारने पर मजबूर मत करना। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसने आगे बढ़कर मेरे कॉलर को पकड़ लिया। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तभी कॉरिडोर से बाईशिहान की आवाज गूंजी। जियांग चेंगवांग ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ दिया, एक कदम पीछे हटा और एक नजर बाईशिहान पर डाली, फिर मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, तुम्हें देख लूंगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर चला गया। मैं मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता हूं और इसे बिल्कुल दिल पे नहीं लेता। बाईशिहान मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाव भाव थोड़े असहज से लगते हैं। क्या तुम दोनों अभी लड़ाई कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, मैं घबराकर हाथ हिलाने लगता हूं। तो फिर वो जियांग चेंगवांग तुमसे मिलने क्यों आया था? उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई शाओवांग डाई है। कहने लगा कि पढ़ाई करते करते थक गया है और थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। मैंने बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दिया, मजाक है क्या? मुझ जैसे सीधे साधे इंसान के पास ऐसी चीजें भला कहां से होंगी? मैंने बिना किसी झिझक के जियांग चेंगवांग के चेहरे पर ठंडे पानी का एक मटका। बाईशिहान ने मेरी बात का पर्दाफाश नहीं किया। मैं मुड़कर क्लासरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपना बैग लटकाए बाहर आया।
मुझे अभी भी दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी उलझन सी छा गई। तुम अभी तक गए नहीं? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उसने अपने कदम रोके, सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, नहीं, रहने दो, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था, बस मैंने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं चलेगा। उसने साफ साफ मना कर दिया। मुझे मजबूर होकर समझौता करना पड़ा। तो ठीक है, कम से कम स्कूल के गेट तक तो हम साथ चल ही सकते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, मुड़कर नीचे उतरने लगा। मैंने मुस्कुराकर तेजी से कदम बढ़ाए और क्लासरूम बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। आसपास अब कोई भी सहपाठी नहीं था। तभी बाई शिहान ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे कोट के लिए शुक्रिया, कोई बात नहीं, अगली बार मुझे दे देना। उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो स्पष्ट रूप से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत हिम्मत जुटाई है। उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। तुमको कैसे पता चला कि क्या? मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ओह, तुम्हारे पीरियड आने की बात कर रहे हो। जैसे ही इस शब्द का जिक्र हुआ, उसने मुझे घूर कर देखा। उसका प्यारा चेहरा गर्म हो गया। वो जमीन में गड़ जाने की इच्छा कर रहा था और मैं और अधिक चमक के साथ हंस पड़ा। मैं तुम्हारा बेंचमेट हूं। मैं भविष्य और सब कुछ देख सकता हूं। तुम्हारा सब कुछ मेरी नजरों से बच नहीं सकता। असल में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इसमें बड़ी बात क्या है। मुझे न सिर्फ तुम्हारी पीरियड की तारीख पता है, बल्कि कॉलेज जाने के बाद तुम्हारी लंबाई, वजन और बॉडी मेजरमेंट्स भी पता है। पिछले जन्म में भी ठीक इसी समय कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा था। शायद अत्यधिक तनाव की वजह से बाई शिहान की पीरियड समय से पहले आ गई थी। तैयार न होने की वजह से उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट गंदी कर ली थी और एक बहुत बड़ा मजाक बन गई थी। अरे हाँ, उस समय सबसे ज्यादा हंसने वाला शायद मैं ही था। यह सब सोचकर मैं हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? उसने अचानक मुझसे पूछा, जिससे मैं चौंक गया और जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं। बाई शिहान ने कदम रोके और स्कूल के गेट से बाहर निकल गई। मुझे देखकर उसने फिर से पीछे आने की कोशिश की तो उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पीछे आना बंद करो। मैंने सिर खुजाया और कहा, दरअसल मेरा घर भी उसी तरफ है। झूठ। उसने बिना किसी लिहाज के मेरा झूठ पकड़ लिया। जीलिंग चुआन, आज क्लास में जो हुआ उसे मैं भूल रहा हूं। उम्मीद है ऐसा दोबारा नहीं होगा, वरना मैं टीचर से कहकर अपनी सीट बदलवा लूंगी। मैं डर कर जल्दी से अपना हाथ उठाता हूं और कसम खाता हूं कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। उसने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली और फिर मुड़कर चला गया। उसकी पीठ को जाते हुए देखकर मैं खुद को लंबी सांस लेने से नहीं रोक पाया। ऐसा लगता है कि हाई स्कूल के दिनों में मैंने अपनी पत्नी पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा था, यहां तक कि पास जाने का एक मौका भी नहीं देती थी। तभी गुओशुआई अचानक पीछे से कूदकर बाहर आ गया और बोला, अभी भी देख रहे हो? वो बहुत दूर जा चुके हैं। मैंने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और झल्लाते हुए कहा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? हे, अगर मैं चला जाता तो इस बेहतरीन ड्रामे को कैसे देख पाता? गुओशुआई बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहा था। तू सचमुच कर रहा है? क्या तुझे सचमुच बाई शिहान पसंद आ गई है? सचमुच या झूठ क्या होता है? मैं तुझे बता रहा हूं, इस जन्म में बाई शिहान मेरी ही पत्नी बनेगी, पक्के तौर पर और निश्चित रूप से। मैंने दृढ़ता से कहा, धत तेरे की, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म है। गुओशुआई ने एक गाली दी और फिर आगे कहने लगा, पर उसे पटाना तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। कौन नहीं जानता कि हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हमारे पूरे बैच की मशहूर, हाई एजुकेटेड और अनप्रोचेबल देवी है। पढ़ाई के अलावा वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देती। उसे पटाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। मैंने उसे एक घूर कर देखा और चेतावनी देते हुए कहा, कम बकवास कर मेरी होने वाली पत्नी के बारे में। वो पढ़ने लिखने वाली एक अच्छी बच्ची है। तुझसे इस आवारा की क्या तुलना हो सकती है? अरे, बोल ऐसे रहा है जैसे तू खुद कोई आवारा नहीं है। गुओशुआई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझसे शर्त लगाता हूं कि तू बाई शिहान को कभी नहीं पटा पाएगा। अगर तूने उसे पटा लिया तो मैं गुओशुआई उल्टा लटक कर गोबर खा लूंगा। तू यहां सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। मैंने अपनी साइकिल उठाई और वहां से जाने लगा। गुओशुआई हंसते हुए पीछे पीछे मजे लेता रहा। असल में अगर तूने उसे पटा भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। हाई स्कूल की जिंदगी के बस यही आखिरी 1 महीने बचे हैं। पटाने के बाद भी क्या उखाड़ लेगा जब वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी में चली जाएगी और वहां बेहतरीन लड़कों की लाइन लगी होगी। उस समय जीलिंग चुआन, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं रहता। ये बात अचानक मुझे याद दिला गई। पिछले जन्म में मैं जैसे तैसे किसी साधारण कॉलेज से पास हुआ था, जबकि बाई शिहान ने तो 985 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो शायद सचमुच मेरा कोई वजूद ही नहीं रहता। मैं एक झटके में चौंक गया और मैंने पक्का इरादा कर लिया। जोर से चिल्लाकर मैंने कहा, मैंने तय कर लिया है, मैं 985 यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लूंगा। मैं बाई शिहान के साथ उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। गुओशुआई को जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसकी साइकिल तक ठीक से संभल नहीं रही थी और वो सड़क पर इधर उधर डगमगा रहा था।
चुआन जे, अगर तुम 985 पास कर सकते हो तो मैं गुओ शुआई ना सिर्फ उल्टे लटक कर गोबर खाऊंगा, बल्कि उसमें 3 किलो और बढ़ा दूंगा। मुझे उसके साथ आगे बकवास जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी। आंखों में दृढ़ संकल्प लिए मैं सामने के रास्ते को देख रहा था और मन ही मन कसम खाई कि इस बार मुझे बाई शिहान के साथ एक ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करके एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है। गुओ शुआई से चौराहे पर अलग होने के बाद मैं अकेले अपनी साइकिल से घर की तरफ निकल पड़ा। घर ज्यादा दूर नहीं था, पास के ही टाउन स्कूल के पास था। हालांकि दूर था, लेकिन घर तो गांव में खुद का बना हुआ एक छोटा सा फ्लैट था। उस पुरानी और पपड़ी उतरी हुई काली रंग की आंगन की दहलीज को धक्का देकर खोलते ही सामने का छोटा सा आंगन मुझे बेहद जाना पहचाना लगा। हालांकि घर बड़ा नहीं था, लेकिन माता पिता ने इसे बहुत ही साफ सुथरा रखा था। आंगन में बैंगन, टमाटर और सेम जैसी सब्जियां उगाई गई थीं। गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने कदम बढ़ाकर घर के अंदर प्रवेश किया। पापा मम्मी, मैं वापस आ गया हूं। शाओचुआन वापस आ गया है, जल्दी से हाथ धो लो, खाना तैयार है। रसोई से मां ली जिंक्यू की आवाज गूंजी। उनका जाना पहचाना चेहरा देखकर मेरी आंखें अनजाने में ही नम हो गईं और मैं रोते रोते लगभग बेकाबू ही हो गया था। मेरे माता पिता साधारण कर्मचारी हैं। पिता जी जियन ने एक सेरामिक फैक्ट्री में काम करते हैं और मां ली जिंक्यू एक पावर प्लांट में नौकरी करती हैं। पिछली जिंदगी में जब पिता 50 से अधिक उम्र के थे, तब एक गंभीर बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। अत्यधिक याद करने के कारण माँ भी कुछ समय बाद इस दुनिया से चली गईं। उन्होंने मुश्किल से ही मेरे साथ रहने का आनंद और सुख महसूस किया था। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और आगे बढ़कर पीछे से माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे आपकी याद आ रही थी। ये बच्चा फिर से कौन सी बीमारी की हरकत कर रहा है? माँ ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों को थपथपाया और कोमल स्वर में कहा, छोड़ो, माँ को छोड़ो, खाना बना रही हूं। ध्यान रखना कहीं गरम तेल छींटे न मार दे। तुम जल्दी से जाकर हाथ धो लो, ये सब्जी अभी तैयार होने ही वाली है। मैंने मुड़कर चुपके से अपनी आंखों के कोने के आंसू पोंछ लिए। घर के बाहर आकर ठंडे पानी से चेहरे को अच्छी तरह धोया और इसी बहाने आंसू भी छिपा लिए। माए, पापा कहाँ हैं? आज रात फैक्ट्री में ओवरटाइम है, शायद जल्द ही वापस आ जाएंगे। माँ की आवाज रसोई से आई और मैं पूरी पुरानी यादों के साथ इस घर को निहार रहा था। असल में यह पुराना घर ज्यादा बड़ा नहीं था। इसका क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर था, जिसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। माता पिता एक कमरे में रहते थे और मैं दूसरे कमरे में रहता था। लिविंग रूम में एक पुरानी लाल रंग की वॉर्निश वाली लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी और उसके ऊपर 21 इंच का एक पुराना रंगीन टीवी रखा हुआ था। यह लगभग इस घर में एकमात्र कीमती चीज थी। यहाँ कोई सोफा नहीं था, केवल कुछ रंग उड़े हुए लकड़ी के हत्थे वाले वाल चेयर थे। बिल्कुल बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक बड़ी दरार वाली टाइल बिछी हुई थी। वो टाइल पिताजी कारखाने से लेकर आए थे, जो हमारी डाइनिंग टेबल बन गई थी। मैं अपने बेडरूम में गया और 10 वर्ग मीटर से भी छोटे से कमरे को देखने लगा। सब कुछ कितना जाना पहचाना और कितना गर्मजोशी से भरा हुआ था। बेडरूम में एक सिंगल बेड था। वार्डरोब के दाईं ओर खिड़की के पास एक स्टडी डेस्क रखी थी, जिस पर एक पारदर्शी कांच की शीट ढकी हुई थी। अंदर तस्वीरें भरी पड़ी थीं। कुछ पारिवारिक तस्वीरों को छोड़कर बाकी सब मेरी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें थीं। कोने में घर का इकलौता स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फैन रखा हुआ था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। बस ऐसा ही एक छोटा सा साधारण सा घर, लेकिन ये वही गर्मजोशी से भरा ठिकाना था जहां मैंने अपने जीवन के 10 साल से ज्यादा का समय बिताया था। रात को जब पिताजी काम से लौटे तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, पापा, मम्मी, इस साल मेरा इरादा किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है, जिससे आप दोनों को खुशी मिले। पिता जियांगो ने एक नजर डाली और मैंने धीरे से कहा, एक तो तुम फर्स्ट ईयर कॉलेज की उम्मीद कर रहे हो, अगर तुम सेकेंड ईयर कॉलेज भी पास कर गए तो मैं भगवान का शुक्र मानूंगी। माँ लाई जिंक्यू ने मुस्कुराते हुए दिलासा देते हुए कहा, शाओचुआन, तुम पर ज्यादा दबाव मत लो। मम्मी पापा की तुमसे इतनी बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। अच्छा स्कोर कर लो, वही काफी है। बुरा हुआ तब भी हम तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। मेरे चेहरे पर निराशा छा गई। ऐसा लगता है कि उन्हें वाकई मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पापा, हमारे घर में अभी कितने पैसे बचे हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। पिता ने शराब की एक घूंट ली। इस बारे में तुम्हारी माँ जानती हैं, मुझे नहीं पता। माँ ने सोचकर कहा, ऐसा लगता है कि अभी 20,000 से ज्यादा बचे हैं, लगभग 27,000 के करीब। इन 2 सालों में फैक्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। तुम्हारे पापा की फैक्ट्री ने भी उसकी 2 महीने की सैलरी अभी तक नहीं दी है। मैंने अचानक सुझाव दिया कि पापा, क्यों ना हम अपने इस पुराने घर को बेच दें और उस 27,000 को मिलाकर शहर में एक फ्लैट खरीद लें। मुझे याद है कि सन 2000 में बने इस अपार्टमेंट के दाम 900 से थोड़े ज्यादा थे। प्रति वर्ग फीट 100 वर्ग फीट का फ्लैट 1 लाख से भी कम का था और 20,000 से ज्यादा होना डाउन पेमेंट के लिए काफी होता।
कुछ साल रहने के बाद इसे आगे बेच देते तो 10-12 गुना मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होता। मैं खुशी से अपनी इस प्लानिंग में लगा ही था कि तभी मैंने देखा कि मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। ये लड़का क्या पढ़ाई करते करते पागल हो गया है? वो अपार्टमेंट भी खरीद रहा है। क्या तुम्हें पता है कि आजकल अपार्टमेंट की कीमत क्या है? ये तो हद से ज्यादा महंगा है। हमारे कारखाने के डिप्टी डायरेक्टर ने जब वो अपार्टमेंट खरीदा था तो उन्हें 1 लाख से ज्यादा खर्च करने पड़े थे, लेकिन 2 साल भी रहने से पहले ही उन्होंने उसे बेच दिया। मुझे तुरंत दिलचस्पी हुई, इसे क्यों बेचा गया? क्यों? पिता ने शराब का ग्लास नीचे रखा और एक नजर डाली। असल में बात यह थी कि मकान की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए उन्होंने महंगे दामों में बेचकर किराए पर रहना शुरू कर दिया ताकि कीमतें गिरने पर वे कम दाम में दोबारा खरीद सकें। कई 10,000 रुपए बच जाते। यही तो असली समझदार इंसान की निशानी है, वरना वो इंसान क्यों डेप्यूटी फैक्ट्री डायरेक्टर बनता? मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गया। हमारे घर का ये पैसा तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढने और शादी करने के लिए बचा कर रखा गया है। अच्छे खासे पैसे से घर खरीदने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा दिमाग किसी गधे ने मार दिया है जो इस वक्त घर खरीदने की सोच रहे हो? रात को बिस्तर पर लेटे हुए मैं करवटें बदलता रहा और मुझे नींद नहीं आई। ऐसा लगता है कि माता पिता के घर खरीदने के मामले को फिलहाल कुछ समय के लिए टालना होगा। मैं इस जिंदगी में पुनर्जन्म लेकर आया हूं, इसलिए मुझे खुद अपने दम पर बिजनेस शुरू करके पैसे कमाने होंगे। पिछले जन्म में मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैंने बाई शिहान के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए इस जन्म में मुझे उसकी पूरी भरपाई करनी होगी। मुझे कमर्शियल एम्पायर को दोबारा खड़ा करना होगा और बाई शिहान को अपने साथ ये सब देखने और इसका आनंद लेने के लिए मजबूर करना होगा। चूंकि माता पिता वाला रास्ता काम नहीं आ रहा है तो मुझे खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी पहली कमाई कमाने के बारे में सोच रहा था। सच कहूं तो एक रीबॉर्न व्यक्ति के रूप में सबसे बड़ा फायदा दूरदर्शिता की क्षमता है। मैं अगले 20 से अधिक वर्षों के विकास के रुझानों, राष्ट्रीय नीतियों, नेताओं की पदोन्नति और उद्यमिता की लहर को जानता हूं। पैसा कमाने का मतलब बस यही सब चीजें हैं, जैसे कि इमारतें खरीदना, खदानें खरीदना और शेयर खरीदना। मुझे याद है वर्ष 2000 में, चाहे वो पुशी हो या शेंजेन के घर, कीमतें सिर्फ 4,000 से ज्यादा प्रति वर्ग मीटर थीं। इसके अलावा इस समय क्वैचाओ मोटाई, टेंसेंट, बैडू, अलीबाबा के शेयरों में निवेश करना बिल्कुल सही समय था। इनमें से किसी को भी चुनकर पहले से तैयारी करके भविष्य में भारी मुनाफा कमाना बेहद आसान था। बेशक इससे भी बेहतर विकल्प था बिटकॉइन। मुझे याद है कि ये चीज 2009 में ही पैदा हुई थी। शुरुआत में इसकी कीमत 1 सेंट के 10वें हिस्से से भी कम थी और 21वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बिटकॉइन की कीमत $77,000 प्रति सिक्का तक पहुंच गई थी। अगर मैं कुछ मिलियन बिटकॉइन पहले ही खरीद कर निवेश कर देता और उन्हें 21 साल में बेच देता तो मेरी संपत्ति किसी खगोलीय आंकड़े की तरह हो जाती। लेकिन अफसोस, अभी मेरी जेब में सिर्फ 10-20 रुपए की पॉकेट मनी है। अरे, चीजें दिख तो रही हैं पर छू नहीं सकता। ये वाकई बहुत दर्दनाक है। मैंने एक लंबी आह भरी और फैसला किया कि पहली कमाई के इन ख्यालों को फिलहाल छोड़ देता हूं। अभी इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। तुरंत ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। मुझे और बाई शिहान को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। याद है कि इस साल की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बेहद कठिन थी, खासकर मैथ्स। भौतिकी और रसायन विज्ञान तो सचमुच नर्क जैसी कठिन थी। कई छात्र परीक्षा के बाद रोते बिलखते रहे और इस साल का सामान्य कट ऑफ स्कोर भी ज्यादा नहीं था, केवल 535 अंक। यूहाई यूनिवर्सिटी का कट ऑफ स्कोर 553 अंक था। पिछले जन्म में बाई शिहान ने इसी यूहाई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी आंखें चमक रही थीं। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। अगली सुबह पूरे जोश और उत्साह के साथ मैं कैंपस में दाखिल हुआ। जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसा, मैंने कोने में हमेशा की तरह शांत बैठी हुई बाई शिहान को देख लिया। क्लासमेट, सुप्रभात। मैंने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने झटपट अपना सिर झुका लिया। अरे, पत्नी हर तरह से अच्छी है, बस उसका ये स्वभाव सचमुच बहुत शर्मीला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले जन्म में जब हमने अपने रिश्ते की पुष्टि की थी, तब भी वो वैसी ही पारंपरिक और शर्मीले स्वभाव की थी। मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने बड़ी मुश्किल से उसे होटल में पहुंचाया था, तो मैंने मजाक में कुछ नए तरीके आजमाने की बात कही थी और उसने मौके पर ही मुझे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया था और पूरी रात मुझे उसे छूने तक नहीं दिया था। साथियों, ये तो वाकई खून खराबे और दर्दनाक अनुभव से मिला सबक है। मैंने मन ही मन खुद को चेतावनी दी कि मुझे इस सबक से सीखना चाहिए। किसी लड़की को पटाने का काम धीरे धीरे होना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी बाई शिहान ने धीरे से मुझे एक शॉपिंग बैग थमा दिया। ये क्या है? मैंने बैग खोलकर देखा तो उसमें सचमुच मेरी स्कूल यूनिफॉर्म थी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो मैं खुशी से झूम उठा। तुमने मेरे कपड़े भी धो दिए हैं?
मैंने तेजी से यूनिफॉर्म पहनी और जोर से सूंघ कर देखा। वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन से ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया है? मेरी होने वाली पत्नी अपने हुनर में सचमुच बेजोड़ है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर कहा, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं टीचर से कहकर सीट बदलवा लूंगी। मैंने तुरंत दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कसम खाता हूं कि अब कुछ नहीं बोलूंगा। इसके बाद पूरी सुबह बाई शिहान ने पाया कि मैंने सच में उसे परेशान नहीं किया। क्लास और ब्रेक के दौरान मेरी आंखें पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पर टिकी थीं। मैं बीच बीच में पेन से कुछ लिखता ड्रॉ करता रहता था और टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। उसने छिपकर एक नजर डाली और देखा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रहा था। वो मन ही मन उलझन में पड़ गई और सोचने लगी, ये क्या कर रहा है? क्या इसके लिए अब से मेहनत शुरू करना बहुत देर नहीं हो जाएगी? आखिरकार तीसरी बार चोरी छिपे देखने पर मैंने अचानक सिर उठाया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो तुरंत किसी सहमे हुए छोटे खरगोश की तरह हड़बड़ाकर अपनी नजरें फेर लीं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर अपनी किताब पलटने लगा। सच कहूं तो मेरे पुनर्जन्म के बाद न तो मेरे पास कोई सिस्टम है और न ही कोई गोल्डन फिंगर। एकमात्र फायदा ये था कि मैंने खुद कभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लिया था। वे सारे सवाल मैं एक बार हल कर चुका था। हालांकि इतने साल बीत जाने के बाद कई सवाल अब धुंधले पड़ चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न अभी भी स्पष्ट रूप से याद हैं। आखिरकार उस समय इन प्रश्नों ने मुझे सचमुच बहुत परेशान किया था। परीक्षा के समय उनमें से कई के उत्तर मैं दे ही नहीं पाया था। उदाहरण के लिए गणित के आखिरी 6 विश्लेषणात्मक प्रश्न, जो पूरे 70 अंक के थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन 3 विश्लेषणात्मक प्रश्नों ने लगभग सभी एग्जामिनीज को सिर खुजाने और दर्द से रोने पर मजबूर कर दिया था। मुझे याद है कि साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की चीनी भाषा की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन सी आर्टिकल थी, और मुझे यह भी अच्छी तरह पता है कि ऐसे का विषय 4 अलग अलग ग्राफिक प्रतीकों की समझ के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनके समाधान को देखने के तरीके पर चर्चा करना था। और अंग्रेजी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और निबंध के सवाल मुझे लगभग अच्छी तरह याद हैं। साइंस के हर बड़े सवाल को भी मैं पहले ही दिल में बसा चुका हूं। वे सवाल अब सिरदर्द पैदा करने वाली मुश्किलें नहीं, बल्कि मेरे लिए आसानी से पार करने वाली चुनौतियां हैं। इन यादों के सहारे और अपने मौजूदा नॉलेज लेवल को मिलाकर अगर मैं पूरी जान लगा दूं तो 553 मार्क्स हासिल करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोपहर में छुट्टी होते ही मेरा जिगरी दोस्त गोशवाई पास आया और बोला, चुआनगे, बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, कैंटीन में खाने जैसा क्या है? चलो, मैं तुम्हें बाहर किसी अच्छे रेस्तरां में दावत देता हूं। मैं तुरंत खड़ा हो गया और पास चला गया। क्या ये इतना वास्तविक होना जरूरी है? मैं हंसते हुए बोला, अमीर आदमी को नहीं लूटेंगे तो किसे लूटेंगे? गोशवाई गुस्सा नहीं हुआ और हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। निश्चिंत रहो, भले ही तुम्हें रोज खाना खिलाना पड़े, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक भाई तुम्हें खिलाने का खर्च उठा सकता है। मैं पूरी तरह से भावुक हो गया। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। क्या तुम मुझे सीधे 20,000 युआन उधार दे सकते हो? अरे यार, इससे अच्छा तो तुम मुझे बेचकर पैसे ले लो। हम हंसते मजाक करते हुए क्लासरूम से बाहर आ गए। सीनियर ईयर का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तुरंत आने वाला था और स्कूल की जांच पड़ताल में काफी ढील मिल गई थी। स्कूल के गेट से निकलते समय बस स्टूडेंट आईडी कार्ड साथ होने पर शिक्षक अक्सर एक आंख बंद कर लेते हैं और सीधे जाने देते हैं। स्कूल के गेट के ठीक सामने वाले रेस्तरां का कारोबार बहुत गर्म रहता है। अगर थोड़ी देर हो गई तो शायद लाइन में नंबर न आए। मैं और गोशवाई प्लेट उठाए, चेहरे पर उदासी लिए पूरी भरी हुई स्टूडेंट से भरी दुकान को देख रहे थे। क्या इसे पैक करवाकर क्लासरूम में ही खाने चले जाएं? अरे नहीं यार, देखो उस गोशवाई को जो उत्साह से मुझे खींचते हुए भीड़ के पार ले गया। दूर से ही मैंने बाई शिहान को खाना खाते हुए देख लिया। गोशवाई मुस्कुराते हुए उनके पास गया और बोला, अरे 2 खूबसूरत लड़कियों, क्या इत्तेफाक है। क्या हम टेबल शेयर कर सकते हैं? बाई शिहान और क्लास की एक अच्छी दोस्त लीना खाना खा रही थी। ऊपर देखा तो मुझे देखा। चेहरे पर साफ तौर पर थोड़ी झिझक थी। लीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली? हमारे यहां बैठ जाओ। ये कहकर वो खुद उठी, अपनी प्लेट उठाई और बाई शिहान के साथ एक तरफ बैठ गई। शुक्रिया शुक्रिया, गोशवाई ने जल्दी से मुझे खींचकर बैठाया। मैं चुपचाप अपना खाना खाने लगा, जबकि लीना लगातार चोरी छिपे मुझे घूर रही थी। मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर देखकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है या नहीं? लीना मुस्कुराते हुए मुझे घूरने लगी। जिलिंग चुआन, तुमने कल सफाई क्यों दी? शिहान के ये शब्द मुंह से निकलते ही गोशवाई ने मौके पर ही अपने मुंह से चावल बाहर थूक दिए और बाई शिहानी का छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने झटपट अपनी दोस्त को धक्का दिया। मेरा चेहरा न तो लाल हुआ और न ही दिल की धड़कन बढ़ी। असल में ये एक गलतफहमी थी। मैं उस समय एक प्यारा सपना देख रहा था, अपनी शादी कर रहा था और बहू ला रहा था। एक ही बात ने लीना को हंसा दिया
तो इसका मतलब है कि तुमने हमारी क्लास की कमिश्नर साहिबा को अपनी पत्नी मान लिया है? मैंने चुपके से बाई शिहान की तरफ एक नज़र डाली और जल्दी से सिर हिलाया। ये तो तुमने कहा है। मैंने नहीं कहा। लीना ने आगे पूछना जारी रखा। तो मैंने पूछा, क्या तुम बाई शिहान को पसंद करते हो? मैंने बिना किसी झिझक के सीधे सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। लीना सन्न रह गई, जबकि बाई शिहान अपना चेहरा लाल करके खड़ी हो गई और बोली, मैं खाना खत्म करके पहले वापस जा रही हूं। अरे बाई शिहान, मत जाओ ना, मैंने अभी सवाल पूरा नहीं किया है। लीना ने घबराकर उसका पीछा किया। जाते जाते उसने मेरे साथ मजाक करने में कंजूसी नहीं की। चॉकलेट कैंडीज का एक डिब्बा, और मैं तुम्हें बाई शिहान का एक राज बता सकती हूं। याद रखना, ये चॉकलेट का ही होना चाहिए। हंसते मुखरते हुए लीना को पीछा करते देख मैंने सिर हिलाया। मेरी पत्नी का रहस्य, क्या मुझे इसके बारे में बताने की भी जरूरत है? यह देखकर कि गोशवाई अभी भी अपनी आंखों से बाहर की ओर घूर रहा था, मैं मेज थपथपाने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या देख रहे हो? गोशवाई ने शर्माते हुए एक हंसी दी। चुआनगे, आपको लीना कैसी लगती है? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हें लीना पसंद है? पता ही नहीं चला पिछले जीवन में मुझे क्यों याद नहीं आया कि गोशवाई ने लीना का पीछा किया था। गोशवाई थोड़ा शर्माया और हंसी दी। हालांकि लीना का रूप बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है? विशेष रूप से उनके हंसने का तरीका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है। मैं हैरान रह गया। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी है? बिल्कुल, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लाई बिंग बिंग है। यार, मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैंने अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाना जारी रखा। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि लाइना कैसी है? अच्छा, मैं उसे प्रपोज करने में तुम्हारा समर्थन करता हूं, मैंने खाते हुए अस्पष्ट लहजे में कहा। गोशवाई का मूड बहुत अच्छा हो गया तुम्हारी इस बात पर। आज का ये खाना मेरी तरफ से है। मैंने तुरंत हाथ उठाया। मालकिन, 2 और चिकन लेग्स ले आओ। दोपहर का खाना खाने के बाद गोशवाई किचन की तरफ वॉशरूम गया और मैं अकेला सड़क किनारे खड़ा इंतजार करने लगा। दिमाग में अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्नों को जोर शोर से याद करने की कोशिश चल रही थी। तभी कुछ नौजवानों ने रेस्तरां का ग्लास डोर धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। कौन जानता है सीनियर 3rd ईयर क्लास 7 के जी लिंग चुआन को? कौन ढूंढ रहा है मुझे? मैंने उलझन में चिल्लाकर पूछा। वे नौजवान तुरंत मुड़कर बाहर आए। उनमें से एक एक्सप्लोजन हेड वाले ने मेरी तरफ घूर कर मुंह पर ठंडी हंसी हांसते हुए कहा, क्या साला तू ही जी लिंग चुआन है? मैं गैर मुख्य धारा की तरह तैयार हुए इन लड़कों को देखकर दिमाग की बत्ती जलाते ही तुरंत समझ गया कि आज का यह मामला संभालना आसान नहीं होगा। ओए साले, ओल्ड मैन तुझसे पूछ रहा है कि क्या तेरा नाम जी लिंग चुआन है? उस शख्स के टोन में चुनौती थी। मैंने अनजान बनने का नाटक किया। तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने गुस्से से जमीन पर थूका। उसकी आंखें खतरनाक थीं। मेरा छोटा भाई जियांग चेंगवांग है, जानता है ना? क्या तूने उसे धमकी दी है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं हूं। तभी बगल के छोटे भाई ने अचानक मेरी तरफ इशारा किया। क्रो भाई, यही वो हरामी है। जियांग चेंगवांग ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी। ये बात सुनते ही मेरे दिल में एक विचार आया। वूया जे के मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी आ गई। बेटा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन कितना भी चालाक शिकारी हो, वो एक अच्छी लोमड़ी से नहीं जीत सकता। पास खड़े छोटे भाई ने तुरंत वूया जे को याद दिलाया कि उसने उल्टा बोल दिया है। मैंने तुरंत देखा कि वूया जे ने अपना हाथ उठाया और उस छोटे भाई को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बकवास बंद करो। फिर उसने अपना सिर घुमाया और मुझे धमकी दी। जियांग चेंगवांग मेरा छोटा भाई है। इस इलाके में मैं उसकी रक्षा करता हूं, समझे कि नहीं? मैंने तुरंत पूछा। क्या उसी ने अपनी आंखों से मुझे नीची नजर से देखा था? मैं वूया हूं। मैंने तुरंत एक छोटा सा पलटवार किया। हंसते हुए कहा, क्रो ब्रदर, आप भी मेरा ख्याल रखिए ना, मैं भी आपको अपना बॉस मान लेता हूं। क्रो ब्रदर एक पल के लिए चौंक गए और ठहाका लगाने ही वाले थे कि अचानक मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने उनके पीछे की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। टीचर वांग, आप भी खाना खाने आए हैं? युवाओं का वो पूरा झुंड इस बात से घबराकर तुरंत पीछे मुड़ गया। तभी गोशवाई एक बाल्टी गंदा पानी लेकर आया और उसने सीधे वो पानी क्रो ब्रदर के सिर पर उड़ेल दिया। मैंने आगे बढ़कर एक ही लात में उसे जमीन पर गिरा दिया। साला! क्रो ब्रदर जैसे ही कुछ बोलने लगा, मैं और गोशवाई हवा की तरह तेजी से गली के अंदर घुस गए। उनकी नजरों से ओझल होने के बाद अभी भी क्या बेवकूफों की तरह खड़े हो? मेरा पीछा करो। वुयावगे गुस्से में उठ खड़े हुए। उनके सिर पर सड़े हुए सब्जियों के पत्तों का ढेर लगा हुआ था और बदबूदार सब्जी का रस बालों से नीचे टपक रहा था। मैंने और गोशवाई ने एक ही सांस में कई गलियां पार कर लीं और तब जाकर लंबी सांस लेते हुए रुके। अब और दौड़ा नहीं जा रहा, थोड़ी देर आराम करते हैं। गोशवाई अपने पेट को पकड़कर किसी पागल की तरह हाँफ रहे थे। मैंने कहा, वे लोग कौन थे? मैंने ठंडी आह भर। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम जानते हो कि वो बाइशी हन को पसंद करता है। गोशवाई हंसा। कोई बेवकूफी होगा जो ये न देख पाए। जियांग चेंगवांग,
वो तो अभी भी यही सोच रहा था कि उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपाया है। मैंने एक ही नज़र में भाप लिया कि शू वे को देखते वक्त उसकी नज़रें कितनी नीयत से भरी होती हैं। कमबख्त, मेरी भाभी पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत? मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैंने गुओ शुआई के कंधे पर थपथपाया। सच्चे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वापस चलते हैं। रुको, गुओ शुआई ने मुझे खींच लिया। वे लोग शायद स्कूल के गेट पर ही इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त वापस जाना क्या खुद को जाल में फंसाने जैसा नहीं होगा? मैंने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी। तो फिर क्या किया जाए? घबराओ मत, पहले उन्हें पहरा देने दो। हम दोनों बाहुआलिन चलते हैं। बाहुआलिन? मुझे अचानक बात समझ आ गई। बाहुआलिन स्कूल के पास का एक साइबर कैफे था। उन दिनों स्कूल की छुट्टी के बाद हम छिपकर वहां गेमिंग करने जाया करते थे। मैंने भी सोचकर सही माना और सिर हिला दिया। चलो, हम चुपचाप गली के कोने से बाहर निकले। चारों तरफ कोई नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बाद एक लंबा रास्ता लेते हुए सीधे बाहुआलिन की ओर चल पड़े। साइबर कैफे में कदम रखते ही गुओ शुआई ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से ग्रीटिंग की। ब्यूटी, 2 सिस्टम्स ओपन करना, 2 घंटे के लिए रिचार्ज करो। रिसेप्शन की लड़की ने हम पर एक नज़र डाली। अपना आईडी कार्ड रजिस्टर कर लो। गुओ शुआई बिल्कुल नहीं घबराया। अगर कार्ड नहीं है तो एक टेम्पररी कार्ड बना लो। मैं हैरान रह गया। भाई, तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। नतीजतन लड़की ने वाकई 2 पर्चियां निकाली। उन पर नंबरों की एक स्ट्रिंग लिखकर मेज पर फेंक दी और चली गई। गुओ शुआई मुझे खींचकर हॉल के अंदर ले गया। जैसे ही मैंने भारी पर्दा खींचा, अरे वाह, अंदर बिल्कुल अंधेरा था और धुएं के गुबार छाए हुए थे। ये बिल्कुल किसी बम आश्रय बंकर जैसा लग रहा था। चारों तरफ तरह तरह की गेमिंग की आवाजें गूंज रही थीं। अरे यार, मेरी खदान पे हमला हो गया। सामने वाले के इन्फेंट्री सब आ चुके हैं। टैंक्स कहाँ हैं? अपोकलिप्स टैंक क्यों नहीं खरीदा? अल्टीमेट स्किल, अरे जल्दी से अल्टीमेट स्किल चलाओ। इस आयोरी यागामी को तुमने ऐसा चलाया है जैसे बिल्कुल कचरा हो। शाओयाओ जे और जाओ लिंगियर की कहानी वाकई बहुत भावुक कर देने वाली है। इन आवाजों को सुनते ही मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वाकई बहुत पुरानी यादें ताजा करने वाला है। गुओ शुआई ने मुझे खींचकर एक कोने में बैठाया। जल्दी करो, जल्दी करो, कंप्यूटर ऑन करो। आज तुम्हें रेड अलर्ट के इन्फिनिटी आर्मी प्रोडक्शन स्केल का कमाल दिखाता हूं। मैं हंसते हुए बैठ गया और पावर ऑन बटन दबा दिया। विंडोज 98 की जानी पहचानी बूटिंग म्यूजिक बज उठी। आज तुम खुद ही खेलो, मुझे कुछ काम है, मैंने कहा। गुओ शुआई ने आंखें तरेर कर कहा, अरे इंटरनेट कैफे आकर गेम नहीं खेलोगे? क्या तुम यहां न्यूज देखने आए हो? बकवास बंद करो, मेरा एक जरूरी काम है। ऐसा कहते हुए गुओ शुआई बुदबुदाते हुए गया और रेड अलर्ट ऑन किया। मैं ऐसे ही वेब पेजेस ब्राउज कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार में उथल पुथल मची थी। नैस्डैक इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा था। ये न्यूज़ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। देश में शायद ही ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि जल्द ही इंटरनेट बबल की लहर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी। मैं डोमेन नेम ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मेरी आंखें अचानक चमक उठीं और मुझे एक शानदार आइडिया आ गया। पिछले जन्म में मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की थी और मैं एक टिपिकल आईटी गाय था। इसलिए कॉलेज के दिनों में मैंने विशेष रूप से डोमेन नेम ट्रेडिंग पर रिसर्च की थी। सच कहूं तो डोमेन नेम ट्रेडिंग करना एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत पर भारी मुनाफा होता है। जब तक आप कोई अच्छा डोमेन नेम हथिया लेते हैं, उसे आगे बेचकर लाखों करोड़ों कमाना कोई कल्पना नहीं है। मुझे याद है कि बाद के समय में जेडी के डोमेन पर 3 करोड़ खर्च किए गए थे। लेइजुन के मिलेट पर 30 लाख से ज्यादा अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे और सबसे महंगा तो 360 का डोमेन था। 110 मिलियन से ज्यादा खर्च करके विदेश से खरीदे गए, जिससे पता चलता है कि डोमेन नाम खरीदना कितना पागलपन भरा है। अगर हम उस दौर में डोमेन नाम बनाने की बात करें तो सबसे मशहूर क्याई वेनशेंग और याओ जिनबो थे। क्याई वेनशेंग मेटू स्यूस्यू के चेयरमैन और एक प्रसिद्ध निवेशक हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में दुर्लभ डोमेन नाम हैं। वहीं याओ जिनबो को लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। वो 59 थोंचंग के संस्थापक हैं, जिनकी दृष्टि बेहद अनोखी थी और उन्होंने बहुत पहले ही बड़ी संख्या में डोमेन नाम पागलों की तरह रजिस्टर कर लिए थे। मैंने सुना है कि उनके पास सबसे ज्यादा 2 अंकों वाले संख्यात्मक डोमेन नाम हैं, जिनकी कुल कीमत 100 मिलियन से ज्यादा है। मैं अपने हाथ मलने से खुद को रोक नहीं पाया। यही तो प्रॉफिट होने का फायदा है। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, मैंने पहले ही एक्शन ले लिया। मैं उठा और नेट एडमिन से पेन और पेपर मांगा और तेजी से उन जाने माने वेबसाइट डोमेन लिखने लगा जो मुझे याद आ रहे थे। आधे घंटे के बाद मैंने लगभग 50 डोमेन कॉपी कर लिए थे। इसके बाद बारी थी उन्हें रजिस्टर करने की कोशिश करने की। उस समय अलियों का जन्म नहीं हुआ था और अगर रजिस्टर करना होता था तो विदेशी वेबसाइट्स पर जाना पड़ता था। हालांकि मुझ जैसे आईटी गाय के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आसानी से वीपीएन का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन वेबसाइट ढूंढ। ये भी किसी ने ले लिया? कोई बात नहीं, मेरे पास अभी और भी बहुत सारे हैं। मैंने बुदबुदाते हुए एक के बाद एक कोशिश की। आधे घंटे बाद मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मेरे हों सालसा जी जीत गया।
उसने मुड़कर देखा तो पाया कि मैं खाली भावों के साथ बगल में बैठा था, मानो ख्यालों में खोया हुआ हूं। गुओ शुआई ने मुझे हिलाया और कहा, क्या सोच रहे हो? क्या 1 घंटा और बढ़ाना है? घंटा बढ़ाऊं? वापस चल। मेरा मूड खराब था। मैंने सीधे उठकर जाने की तैयारी की। गुओ शुआई के चेहरे पर पूरा अनिच्छा का भाव था। बस एक आखिरी घंटा खेल लेते हैं, आखिरी घंटा, ठीक है ना? तुम्हें कम से कम मुझे मजा तो लेने देना चाहिए। मेरी निगाहें पैनी होकर एक दिशा में टिकी थीं। गुओ शुआई ने मेरी दृष्टि का पीछा करते हुए देखा तो साइबर कैफे के हॉल के सामने वाले कोने में रिजल्ट दिखाई दिया। जियांग चेनगुआंग वहीं बैठकर गेम खेल रहा था। जियांग चेनगुआंग और गुओ शुआई ने थोड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने और उसने एक दूसरे की आंखों में देखा। अरे, इस कमीने ने ही सब गड़बड़ की है। क्या कहें, अगर पिछले जन्म वाला मैं होता तो यही सोचता कि कौन पंगा ले, बात यहीं खत्म करते हैं और सीधे जाने देता। लेकिन अब मेरे शरीर के अंदर 40 साल की उम्र की आत्मा वाला जी लिंगचुआन है। जियांग चेनगुआंग मुझे धमकी दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसकी बाई शिहान पर बुरी नजर है। इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पहले वापस जाओ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गुओ शुआई हंसा और बोला, क्या तू मुझे कम समझ रहा है? क्या भाई दिल में है, ये समझते हो या नहीं? मैं उसके चेहरे पर पूरी सराहना के साथ देखते हुए सोचता हूं, यार तू वाकई कमाल का है। गुओ शुआई अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, रुको, थोड़ी देर में मैं खुद हाथ साफ करूंगा, तुम बीच में मत पड़ना। वैसे भी मैं टीचर की नजरों में एक खराब छात्र हूं। ज्यादा से ज्यादा एक ऑफिशियल चेतावनी ही तो मिलेगी। अब तो मुझे इन सब बातों की आदत हो चुकी है। मैं जैसे ही कुछ कहने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि सामने बैठा हुआ जियांग चेंगवांग भी उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। साला, उसने भी अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। चलो इसके पीछे चलते हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा। हम दोनों चुपचाप उसका पीछा करने लगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो बाहर नहीं गया, बल्कि सीधे इंटरनेट कैफे के वॉशरूम में घुस गया। मैंने गुओ शुआई को आंख मारी और दरवाजे के पास रखा कचरे का डिब्बा उठाया। गुओ शुआई ने 3 तक गिना और हाथ बढ़ाकर धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया, जो वाकई खुला नहीं था, यानी बंद नहीं था। दुर्गंध से भरे छोटे से क्यूबिकल में जियांग चेनगुंग हमारी तरफ पीट करके पेशाब कर रहा था और गाना गुनगुना रहा था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर कचरे का डिब्बा उसके सिर पर उल्टा दे मारा। कमीने, कौन सा साला मरने चला है? जियांग चेनगुंग चीखने चिल्लाने लगा। जैसे ही उसने कचरे का डिब्बा पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, गुओ शुआई एक कदम आगे बढ़ा और सीधे उसकी गांड पर एक लात रसीद कर दी। इस लात से वो बुरी तरह डर गया। जियांग चेनगुआंग सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। उसके ठीक सामने एक गंदा सा पेशाब घर था। इंटरनेट कैफे के टॉयलेट का माहौल तो सोचा ही जा सकता था, जहां गंदा पानी हर तरफ फैला हुआ था। जब जियांग चेनगुआंग नीचे गिरा तो उसके दोनों हाथ सीधे उसी पर जा पड़े। गुओ शुआई अभी भी उस पर 2 लाते और बरसाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे खींचकर वॉशरूम से बाहर निकाल लिया। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मौत को बुला रहा है? जियांग चेनगुआंग के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि हम लोग इंटरनेट कैफे से बाहर भागते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। हम दोनों को इस कमीने पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था, जो दूसरों के रुतबे पर धौंस जमा रहा था, मानो क्लास मॉनिटर बनकर वो खुद को प्रिंसिपल ही समझ बैठा हो। मुझे बदला लेने के बाद कोई खास खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि मैंने जल्दी से कहा, चलो जल्दी करो, अगली क्लास चेन टीचर की है, अगर देर हो गई तो समझो हम मारे गए। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, जल्दी चलो। हम दोनों दौड़ते हुए भागे और आखिरकार दूसरी क्लास की घंटी बजने से ठीक पहले क्लासरूम के अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद क्लास में आए हमारे क्लास टीचर को देखकर मैंने और गुओ शुआई ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम मुस्कुरा दिए। विद्यार्थियों, क्लास शुरू करते हैं। चेन टीचर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। क्लास मॉनिटर जियांग चेंगवांग कहाँ है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुओ शुआई ने हाथ उठाया, सर मॉनिटर कहीं पेट खराब होने की वजह से टॉयलेट में तो नहीं गिर गया ना? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? पूरी क्लास हंस पड़ी। गुओ शुआई, तुम्हारा हर जगह होना जरूरी है क्या? तुम चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। टीचर चेन ने हल्का सा घूर कर कहा, क्लास शुरू करो। मैं मुस्कुराते हुए अपनी टेक्स्ट बुक निकालता हूँ और गर्दन घुमाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि बाई शिहान चोरी छुके मुझे देख रही है। मैं फटाफट एक मुस्कान के साथ मुंह फड़ देता हूँ। परानी की बात यह है कि क्लास की ब्यूटी ने बिल्कुल भी मुंह नहीं फेरी। तुमने क्लास बंक की है, उसने अचानक बोलना शुरू किया। मैं एक पल के लिए हड़बड़ा गया और धीरे से सफाई देने लगा। मैं असल में बाई शिहान ने हल्की सी तिवारी चढ़ाकर कहा, मासा ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। जी लिंगचुआन, क्या तुम इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो? क्या तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते? भले ही तुम अपने माता पिता के बारे में न सोचो, क्या तुम अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचोगे? मेरे मन में थोड़ा संशय हुआ कि बाई शिहान ने एक ही सांस में इतनी सारी बातें कह दी। मैंने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए अपना सिर खुजाया। समझ गया, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अब से कभी क्लास नहीं छोड़ूंगा। बाई शिहान ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? पढ़ाई तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन मेरा दिल अत्यधिक उत्तेजना से भर गया। मेरी देवी ने खुद आगे बढ़कर मेरी परवाह की है। उसके दिल में मैं हूं,
दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने पर बाई शिहान अपना बैग पीठ पर लाद कर साइकिल स्टैंड पर आई और मुझे वहां पहरा देते हुए देखा। हे, क्या यही? अपना सिर दूसरी तरफ फेरते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हारा ये कहना सच है कि तुम मुझे पसंद करते हो? मेरी आंखें तुरंत चमक उठी और मैंने लगातार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल 100% सच है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? बाई शिहान एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी डायरेक्ट बात करूंगा। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई और वो पूरी तरह असहज हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने चुपके से चारों तरफ एक नजर डाली और यह पक्का करने के बाद कि वहां कोई दूसरा क्लासमेट नहीं है, बाई शिहान ने अपना चेहरा लाल करते हुए धीमी आवाज में कहा, जी लिंगचुआन, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो। बस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने ही वाला है। हाई स्कूल में मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगी। बाई शिहान ने धीमी आवाज में अपनी बात पूरी करते हुए जोड़ा कि इस आखिरी दौर में मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए। समझ गया, तुम बेफिक्र रहो, मैं पक्का तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने लगातार सिर हिलाया, फिर बात बदलते हुए कहा, तो क्या मैं चुपके से तुम्हें पसंद कर सकता हूं? वो भी नहीं। बाई शिहान ने अपना चेहरा लाल करते हुए पैर पटका। आखिर क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्या तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है? हमारी स्कूल की क्वीन लिन यूए? क्या तुम्हें वैसी लड़कियां पसंद नहीं है जिनके बड़े ब्रेस्ट और अच्छा फिगर हो? व्हाट द फक? किसने ये बकवास अफवाहें हर तरफ फैलाई हैं? मैंने तुरंत हाथ उठाकर कसम खाई, भगवान की कसम, मैं भला बड़ी छाती वाली लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूं? मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं। बात मुंह से निकलते ही मैं सन्न रह गया। अरे यार, लगता है मुझसे मुंह से गलत बात निकल गई। वाकई बाई शिहान चेहरे पर बिना किसी भाव के साइकिल धकेलते हुए आगे बढ़ गई। मैंने झटपट पीछा करते हुए कहा, वो मुझसे गलती से गलत बात निकल गई। असल में तुम्हारी भी छोटी नहीं है। जी। लिंगचुआन और बाई शिहान रुक गए, गुस्से से मुझे घूरने लगे। मैंने झेंपते हुए एक फीकी सी हंसी हंसी और बात बदलते हुए फुसफुसाया, वो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान न करूं तो ऐसा हो सकता है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वही हुआ, बाई शिहान झांसे में आ गई। क्या शर्त है? मैंने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैं शुतौन होकर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर दिन स्कूल के बाद घर छोड़ने की अनुमति देनी होगी। नहीं। बाई शिहान ने अपना सिर हिलाया और शर्माते हुए कहा, उस तरह से दूसरे लोग गलतफहमी पाल लेंगे। तो इसका मतलब वो मुझसे नफरत नहीं करती थी, बस वो शर्मीली थी और उसे संकोच हो रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपनी शर्त बदल देता हूं। इसके बाद जब मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगी तो तुम अनदेखा नहीं कर सकती, और इसके अलावा अगर मुझे कोई ऐसा सवाल मिले जो मुझे नहीं आता, तुम्हें मेरी ये मांग ऐसी लगती है कि ये ज्यादा नहीं है। बाई शिहान ने थोड़ा सोचा और सर हिलाकर सहमत हो गई। मैंने फौरन आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तुम्हें परस्यू कर सकता हूं? बाई शिहान की भौवें सिकुड़ गईं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तुम्हारी इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो मानो अगर मैं और तुम एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो? बाई शिहान का एक्सप्रेशन एक जैसा रहा, थोड़ी उलझान में थी, जैसे वो मेरी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, कहीं मुझे चोट ना पहुंच जाए। लेकिन मैंने पूरे विश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा। बाई शिहान, अगर मैं तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? बाई शिहान का छोटा सा चेहरा लाल पीला हो रहा था और उसकी आंखें थोड़ी चुरा रही थीं। मैं तुमने पहले परीक्षा पास करो, फिर बात करते हैं। ऐसा कहकर वो जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार होकर भाग गया। मैं जरूर पास होकर दिखाऊंगा। मैं पीछे खड़े होकर हंसते हुए जोर से चिल्लाया। रात को लाई जिंक्यू ने चुपके से अपने बेटे के बेडरूम का दरवाजा खोला और एक नजर डाली तो पाया कि मैं स्टडी डेस्क के सामने बैठकर पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहा हूं। उनके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान तैर गई और वे धीरे से पांव पीछे खींचते हुए बाहर निकल आए। अरे उनके पिता, क्या आपने गौर नहीं किया कि हमारा बेटा आजकल बहुत बदल गया है? रात को लौटने पर अब वो टीवी बिल्कुल नहीं देखता है। खाना खाने के बाद सीधे कमरे में आकर पढ़ाई करने बैठ गया। चैन जियान्ये बालकनी में बैठकर सिगरेट पीने लगा। ये बात सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, ध्यान तो दिया है। अरे अफसोस की बात है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 1 महीने से भी कम समय बचा है। लाई जिंक्यू ने मुस्कुराते हुए ढांढस बंधाया। जब तक बेटा बदलने को तैयार है तब तक देर कभी नहीं होती। बात तो ठीक है। चेन जियन्ये ने आह भरी। अफसोस बस इस बात का है कि मुझ में क्षमता नहीं है और मैं अपने बेटे की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूं। सुना है कि शहर के बच्चे रोज दूध पीते हैं, कहते हैं इससे दिमाग तेज होता है। रहने भी दो, बच्चों की अपनी किस्मत होती है, तुम ज्यादा मत सोचो। जल्दी से सिगरेट बुझाओ और सो जाओ, बहुत घुटन हो रही है। बेटा अभी भी पढ़ाई कर रहा है। चेन जियान्ये ने झटपट सिगरेट बुझाई और फिर हाथ से धुएं को हटाया। बत्ती बुझाकर लेट गए। दोनों कुछ देर चुप रहे। चेन जियान्ये की आवाज फिर गूंजी, कल मैं छुट्टी के बाद अपने बेटे के लिए एक पेटी शुद्ध दूध खरीद लाऊंगा।
बच्चा मेहनत करना चाहता है, हम माता पिता होने के नाते पूरी ताकत से सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात सुनती हूँ। गुओ शुआई ने हाल ही में पाया है कि मैं बदल गया हूँ। अब उसकी तरह हंसी मजाक नहीं करता। हर दिन चाहे क्लास हो या छुट्टी, मेज पर झुककर किताबें पलटता रहता हूँ। और बाई शिहान के साथ बातचीत भी साफ तौर पर कम हो गई है। क्या उसे पाने की कोशिश नहीं करनी थी? क्या ये हार मान ली है? गुओ शुआई ने चुपके से मुझे अपने विचार बताए। तुम अभी सही समय पर फायदा नहीं उठाओगे तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद जब वो बड़े शहर चली जाएगी तब तुम्हारे पास क्या मौका बचेगा? मैंने आंखें घुमाई। राजा तैयार नहीं, सिपाही परेशान, तुम क्या जानो? गुओ शुआई तुरंत घबरा गया। हालांकि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन लड़कियों को पटाने में मैं तुमसे 10,000 कदम आगे हूं। आज तुम्हें दिखाता हूं कि असली पट्टू कौन है। दोपहर में हम बाहर एक छोटे से रेस्तरां में गए। जब गुओ शुआई मुझे दोबारा खींचकर बाई शिहान और लीना की टेबल पर ले आया तो मैं तुरंत समझ गया कि भावना ये थी कि मुझे ढाल बनाकर चुपके से लीना के करीब जाना चाहता है। बगल में क्या सीट नहीं है? तुम हमारी टेबल पर क्यों आ गए? लीना ने होंठ सिकोड़कर बुदबुदाया। गुओ शुआई ने मुस्कुराकर कहा, सहपाठियों के साथ मिलकर खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। मैंने बेबस होकर अपना माथा पीट लिया। ये बेवकूफ, असल में गुओ शुआई तुमसे एक सवाल पूछना चाहता है। मुझसे? लीना को थोड़ा आश्चर्य हुआ। गुओ शुआई ने मौका पाकर अपनी ट्रे नीचे रखी और लीना के बगल में बैठ गया और मैं बाई शिहान के बगल में बैठ गया। बै शिहान ने अपना सिर झुका हुआ रखा। हालांकि उसने मेरे शरीर की तरफ नहीं देखा। फिर भी वो थोड़ा और बगल में खिसक गई। गुओ शुआई, तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो? वो गुओ शुआई तुरंत समझदारी से काम लेते हुए बोला, असल में मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रही हो। लीना हैरान रह गई और भौहें सिकोड़ कर बोली, मेरी पढ़ाई तो वैसे भी अच्छी नहीं है। अगर मैं पास हो गई तो मैं दक्षिण में किसी आर्ट स्कूल में जाना चाहती हूँ। वो तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, तुम डांस जरूर बहुत अच्छा करती होगी। सच में? गुओ शुआई जैसे एक पल में पूरी तरह समझदार हो गया। बिल्कुल, पिछली बार न्यू ईयर पार्टी जो डांस तुमने किया उसने मुझ पर सबसे गहरा प्रभाव डाला है, लाइना ने बहुत ही प्यारे और मीठे अंदाज में कहा। सोच नहीं सकती थी कि तुम्हारी पसंद भी इतनी अच्छी है। मैं पास ही खड़ा सब कुछ देखकर हैरान रह गया। ये गुओ शुआई भी क्या चीज है भाई। वाकई इसे खेलने का ये अंदाज बहुत पसंद आया। हम सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर जब मैंने अपनी तरफ देखा तो बाई शिहान चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रही थी और उसकी तरफ से मुझसे पहल करके बात करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। हम दोनों के बीच का रिश्ता करीब आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे और पीछे चला गया हो। वाकई ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। खाना खत्म होने के बाद जब हम जाने लगे तो गुओ शुआई ने फिर से आवाज लगाई, ओए मालकिन, कोला की 4 बोतलें देना। चारों लोग कोका कोला पीते हुए स्कूल की तरफ जा रहे थे। गुओ शुआई ने उत्साह के साथ प्रस्ताव रखा कि आगे से हम चारों रोज दोपहर में बाहर खाना खाने आया करेंगे। बाई लीना को गुओ शुआई का छिपा हुआ इरादा समझ नहीं आया। उसे लगा कि वो उसके लिए मौका बना रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिहान, तुम क्या कहती हो? बाई शिहान ने अपना सिर उठाया और थोड़े संकोच के साथ कहा, क्या क्लास मॉनिटर, तुम हम जैसे कमजोर छात्रों से दूर भागती हो और हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहती हो? गुओ शुआई ने हंसते हुए मजाक किया। बाई शिहान ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। गुओ शुआई ने एक चुटकी बजाई तो मैंने मान लिया कि तुम सहमत हो। यह कहकर उसने जानबूझकर मुझसे आंख भी मिलाई, लेकिन मैं सिर झुकाकर कुछ सोच रहा था और गुओ शुआई के इशारे पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। गुओ शुआई को इस बात पर गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर मुझे एक धक्का दिया और कहा, क्या सोच रहे हो? क्या? मैं चौंक कर अचानक सीधा हुआ और अपने सामने खड़े तीनों लोगों को उलझन भरे चेहरों से देखने लगा। इसके बाद इससे कि तीनों कुछ समझ पाते, मैंने अचानक उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, सही है, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? चलो मेरे साथ बाहुवलिन बर्चवुड्स चलो। गुओ शुआई पूरी तरह भ्रमित अवस्था में मेरे द्वारा खींचा चला गया, जबकि लीना ने बड़े ही कौतूहल से बाई शिहान की ओर देखते हुए पूछा, शिया, क्या तुम्हारी जी लिंगचुआन से लड़ाई हुई है? अभी वो ऐसे क्यों लग रहा था जैसे जानबूझकर तुमसे बात नहीं कर रहा हो। क्या तुम्हारी और जी लिंगचुआन की लड़ाई हुई है? बाई शिहुआन ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं। तो फिर वो खाना खाते वक्त तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा था और अभी ऐसा लगा जैसे जानबूझकर तुमसे बच रहा हो? बाई शिहुआन ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे झुकी हुई नजरों से मेरे और गुओ शुआई के दूर भागते हुए पीछे के हिस्से को घूरती रही और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया, क्या ऐसा तो नहीं कि उस दिन मैंने उसे मना करके उसकी आहत कर दी हो? इस समय बाई शिहुआन को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मनस्थिति क्या है। उसे चुप देखकर लाइना जल्दी से पास आ गई, उसकी बांह पकड़ते हुए, अरे सुनो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम जी लिंगचुआन को पसंद करती हो? बाई शिहान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम
तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने उसे कब पसंद किया? उस दिन जब उसने क्लास में अचानक तुम्हें किस किया, तब तो तुम गुस्से में भी नहीं आई थी। बाई शिहान थोड़ी असहज हो गई। क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो सपना देख रहा था, जानबूझकर थोड़ी किया था? क्या सच में पसंद नहीं करती? लीना ने सीधे सीधे पूछते हुए कहा। बाई शिहान ने बेबस होकर सिर हिलाया। ये पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं अपने गांव कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ये बात भी सही है, लाइना ने फुसफुसाते हुए कहा। बोर्ड परीक्षा में अभी 1 महीने से भी कम समय बचा है। तुम दोनों के एक होने पर भी ये महज ग्रेजुएशन के बाद टूटने वाला एक आखिरी दौर का रोमांस बनकर रह जाएगा। वैसे जी लिंगचुआन भी अजीब है। इतने लंबे समय तक तुम्हारा बेंचमार्क पार्टनर रहने के बाद वो अब जाकर क्यों जगा है? ठीक जब ग्रेजुएशन पास आ रही है तब उसे जल्दीबाजी सूझी है। लेकिन क्या? बाई शिहान ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। लीना की हंसी में शरारत झलक रही थी, लेकिन सच कहें तो जी लिंगचुआन दिखने में काफी हैंडसम है। खीस तौर पर उसकी आंखें जब वो हंसता है तो बहुत प्यारी लगती हैं। बस सुना है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, वरना मैं खुद उसके साथ डेटिंग करने की कोशिश करती। बाई शिहान ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पर चींटी काट ली। तुम हर समय क्या सोच रही हो? बेशक एक हैंडसम गाय के बारे में सोच रही हूं। मुझे मत बताना कि तुमने छुप छुप कर इसके बारे में नहीं सोचा है। मैंने नहीं सोचा है। ही मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। गंदी लड़की। तुम मुझे रुको। दोनों लड़कियां एक दूसरे का पीछा करते हुए स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी और मुझे उस तरफ की स्थिति के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। दूसरी तरफ बर्चवुड्स के कंप्यूटर के सामने मैं बिना किसी इंतजार के तुरंत ऑपरेशन शुरू कर चुका था। मैं कह रहा हूं, क्या आज ही गेम खेलना जरूरी है? गुओ शुआई ने बेहद उदास चेहरे से मेरी तरफ देखते हुए कहा। भाई, बड़ी मुश्किल से ली ना के साथ कुछ बात आगे बढ़ रही थी और तुम सरेआम हमारे रिश्ते को बिगाड़ रहे हो। बकवास बंद करो, बस अभी होने वाला है। मैंने उत्सुक होकर एक वेब पेज खोला और सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अभी मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक तरीका आया था। कल मैंने पूरे आधे दिन डोमेन पर रिसर्च की थी, लेकिन पता चला कि जो अच्छे डोमेन मैंने सोचे थे उन्हें पहले ही कोई और रजिस्टर करवा चुका था। डोमेन खरीदना और बेचना फिलहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन क्यों ना एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जो खास तौर पर डोमेन की खरीद बिक्री का काम करे। मुझे 59 ठोंचन के याओ बॉस याद आ गए और मैं जोश में आकर काम पर लग गया। कुछ मिनटों बाद मैंने एक मुक्का मेज पर दे मारा। बहुत बढ़िया। वाकई ये अभी ऑनलाइन नहीं आया है। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है। अगर मैं योलाबान से पहले ऑनलाइन आने में कामयाब हो गया तो ई क्वां का सपना सच हो सकता है। कोशाय ने उत्सुक होकर पास आकर देखा। अरे, मैं कह रहा हूं, क्या तुम पीकर पागल हो गए हो जो इतने खुश होकर हंस रहे हो? मैंने मुड़कर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। क्या सच में? क्या सच में? अगर तुम्हारा मुंह थोड़ा और बड़ा होता तो मैं तुम्हारे मन के अंदर चल रहे छोटे नाटक को भी देख लेता। बेवकूफ, उसे टॉन्सिल कहते हैं। बड़े भाई, जरा बायोलॉजी की क्लास अच्छे से पढ़ा करो। कोशाय को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एक हल्की सी हंसी हंसते हुए, तुम तो जानते ही हो कि क्लास शुरू होते ही मुझे नींद आने लगती है। बायोलॉजी की क्लास में पीछे के उन बॉडी स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स को छोड़कर मेरा कुछ सुनने का मन ही नहीं करता। गुओ शुआई को अचानक एक बात याद आई और उसने गुस्से से कहा, एमडी, पिछली बार फिजियोलॉजी क्लास का इंतजार करने के लिए मैंने कितने दिनों तक उम्मीद लगाई थी, और नतीजा यह हुआ कि बायोलॉजी टीचर ने हमें खुद पन्ने पलटकर प्री रीडिंग करने के लिए कह दिया। मैं इस बंदे के साथ अब और बकवास नहीं करना चाहता था। मैंने सीधे कंप्यूटर बंद किया और उठकर चल दिया। क्या? अभी चल दिए? गुओ शुआई ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। क्या मुझे रेड अलर्ट का एक मैच नहीं खेलने दोगे? चल निकल, चल दिए। अगली क्लास लाओबान की है। क्या तुम क्लास से भागने की हिम्मत रखते हो? मैं बोलते बोलते ही गुओ शुआई को खींचकर बाहर ले जाने लगा। मुझे एक गेम खेलने दो, बस एक गेम। बर्बादी एक पाप है। गुओ शुआई आखिरकार गेम नहीं खेल पाया और उसे जबरन स्कूल वापस खींच लाया गया। दोपहर की क्लास में अपनी एक्साइटमेंट की वजह से मैंने परीक्षा के सवालों को देखा ही नहीं और सिर झुकाकर कागज पर कुछ न कुछ लिखता रहा। भविष्य से आए एक प्रोग्रामर के लिए एक फोरम बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे जिस बात की चिंता थी वो ये थी कि याओ लाओबान का फॉरेन डोमेन नेटवर्क पहले लॉन्च न हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स के बीच ट्रैफिक के लिए मुकाबला होना तय है। इसके लिए प्रमोशन विज्ञापनों में और अधिक फंड की आवश्यकता होगी, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। एक कंप्यूटर खरीदना भी व्यावहारिक नहीं है। लैपटॉप की कीमत 1-2 लाख होगी और सबसे सस्ता डेस्कटॉप भी कम से कम 5,000 का आएगा। पैसा पैसा पैसा। मैं एक तरफ ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ भौहें सिकोड़े हुए अपना सिर झुकाकर कागज पर लिखी सूची को देख रहा था और मेरा चेहरा लगातार बदतर होता जा रहा था। पास बैठी बाई शिहान ये पहली बार था जब वो क्लास में ध्यान भटका रही थी।
और उसके दिमाग में भी लगातार अजीबोगरीब विचार चल रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है जिससे जी लिंगचुआन नाराज हो गया। नहीं तो फिर क्यों मैंने आज उससे जरा भी खुद से बात नहीं की। क्लास के दौरान मैं लगातार सिर झुकाकर लिखता पढ़ता रहा और मुंह ही मुंह में कुछ न कुछ बुदबुदाता रहा, जिससे उसके मन में भारी उलझन पैदा हो गई। उसके मन में पूछने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर उससे यह रहा भी नहीं गया। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली थी, आखिरकार बाई शिहान से रहा नहीं गया। उसने चुपचाप अपनी नोटबुक पर एक लाइन लिखी और उसे आगे सरका दिया। फिर अपनी कोहनी से मुझे हल्के से छुआ। मैं उस वक्त काफी उदास था। तभी मेरी आंखों के सामने उस नोटबुक पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था, तुम क्या कर रहे हो? मैं एकदम से चौंक गया और मैंने तेजी से अपना सिर ऊपर उठाया। बाई शिहान तब तक पूरी एकाग्रता के साथ लेक्चर स्टैंड की तरफ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे के तनाव भरे भाव ने उसके दिल के हाल को बयां कर दिया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझे पर्ची भेजी है और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पल भर पहले की उदासी पलक झपकते ही गायब हो गई। बाई शिहान ने आखिरकार खुद मुझसे बात की है। उसने मेरी फिक्र की है। मैंने तुरंत अपनी नोटबुक में कुछ लाइनें लिखी और उसे उसकी तरफ सरका दी। क्लास में एक अफवाह उड़ रही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो इसे साफ कर दूं। वो कोई अफवाह नहीं है। बाई शिहान ने सिर झुकाकर एक नजर डाली और उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने चोरी छिपे मुझ पर एक नजर डाली और उसके उस शर्मीले व बेबस अंदाज ने मुझे ऐसा महसूस कराया मानो मेरे पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो। मेरा दिल अचानक और भी तेज धड़कने लगा। इस पल मुझे समझ आ गया कि बाई शिहान वैसी ठंडे स्वभाव की नहीं जैसी वो ऊपर से दिखती है। इसलिए मैंने जल्दी से पेन उठाया और लिखना जारी रखा। ठीक है, सच सच जवाब देता हूं। दरअसल मैं हम दोनों के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं। बाई शिहान ने आंखें घुमाई और इस लड़के की बकवास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार उसने फिर से एक वाक्य लिखा, क्लास में अच्छे से ध्यान दो, जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है। यह देखने के बाद मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसी तुम्हारी मर्जी, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी ही हर बात मानूंगा। बाई शिहान ऐसा लग रहा था कि मुझसे हार गई है। वो अपना नोटबुक चेहरे पर लाली लिए हुए समेट लेती है, कागज के इस पन्ने को फाड़कर अपनी जेब में रख लेती है और मुझ जैसे ढीठ इंसान पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझती। फिर भी बाकी समय मेरा ध्यान वाकई नहीं भटका, बल्कि मैं पूरी एकाग्रता से लेक्चर सुनने लगा। उसके इस बर्ताव से बाई शिहान को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। मैं उसकी इतनी बात मान रहा था, कम से कम उसके दिल में एक खुशी तो थी। इसके अलावा उसके इस सहपाठी में वाकई कोई अजीब सा बदलाव आ गया था। इससे पहले न तो मैं इतना बातूनी था और न ही मैंने कभी उससे ऐसी मीठी और दिल को छू लेने वाली बातें की थी। क्या सचमुच ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आने की वजह से है? बाई शिहान ने इस सब की वजह सिर्फ आने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को ही माना। दोपहर में स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही पीछे की पंक्ति से गोशवाई उत्साह के साथ दौड़कर आया। अरे, क्या तुमने दोपहर में ये नहीं कहा था कि तुम्हें एक कंप्यूटर चाहिए? मैंने सोचा, और मेरे घर पर एक है, क्यों ना तुम मेरे घर चलो। मैंने अपना सिर हिलाया। रहने दो, तुम्हारे घर का वो कंप्यूटर तुम्हारे पिता द्वारा किसी अनमोल चीज की तरह सहेजा जाता है। वो तुम्हें भी छूने नहीं देते। इसके अलावा मैं रोज रोज तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता। इसमें क्या है? आखिर हम दोनों भाई हैं, अच्छे भाई हैं। मैंने मन में हिसाब लगाया। आपकी इस नेकी के लिए शुक्रिया, पर मैं कोई दूसरा रास्ता सोचता हूं। पास में खड़ी बाई शिहान ने एक नजर डाली। गोशवाई ने मेरी तरफ आंख मारी और बोला, क्या बात है, अब पीछा नहीं करोगे? हार मान ली क्या? मैंने हंस कर उसे डांटा, तुम क्या जानो, लड़की पटाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दम चाहिए। मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा ताकि अगली बार पूरी तैयारी से हमला करके सीधे बाजी मार लूं। अरे रहने भी दो, मुझे तो लगता है तुम दोनों का कोई चांस नहीं है। बकवास बंद करो। भूलो मत वो कसम जो तुमने उस दिन खाई थी। तू अपनी टट्टी की तैयारी अभी से करके रख। उस वक्त मैं खुद तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा। दफा हो जा। दोनों हंसते खिलखिलाते हुए क्लासरूम से बाहर निकले और सीधे साइकिल स्टैंड की तरफ चल दिए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात क्लास मॉनिटर जियांग चेंगवांग से हो जाएगी। यह शख्स बाई शिहान का रास्ता रोककर कुछ कहता हुआ नजर आया। यह नजारा देखते ही मैं तुरंत आगे बढ़ गया। बाई शिहान, हम दोनों का घर लौटने का रास्ता एक ही है, क्या हम साथ चलें? जियांग चेंगवांग ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, आज क्लास में टीचर ने जो कुछ सवाल समझाए थे वे मुझे ठीक से समझ नहीं आए और मैं उन्हीं के बारे में तुमसे कुछ सीखना चाहता था। बाई शिहान जैसे ही कुछ बोलने ही वाली थी, मेरी निगाहें उस पर पड़ीं। मेरे भावों में हल्की सी चमक आई। मैं तेजी से आगे बढ़ा और सीधे बाई शिहान के सामने आ गया। तुम पहले जाओ। जियांग चेंगवांग की भौहें सिकुड़ गईं। जी लिंगचुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मैं ठहाका मारकर हंसा। बड़े क्लास मॉनिटर, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी इन चालों को नहीं जानता। तुम फ्लर्टिंग कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि बाई शिहान से दूर रहो। मेरे द्वारा मौके पर ही पोल खोल दिए जाने के कारण जियांग चेंगवांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में घूरते हुए मुझे देखने लगा।
तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन? भिन समझाशो वो कम बाइशु हंद शिचिंग वो तंदा ईशा वो पुसन लाउची ताश वो खई काउसुनी थाशो वो द न्यूजन इचुहा रंग शन हो द बाइशु हन शन थी इछन शाओलिंदान सुनजेन फुशाई मो होंगयुन वो को था पिंगवे खाई खो फाम्बो चांगछन क्वान से शाओइशन वो खान नीचे बाइरु मोन सो दोलबा बाइशु हन हो शिहान नीचे अंदरन बाइशु हन थाशो नीचे था न्यू भंयो से चंदमा बाइशु हम में ऊ ब्याउचिन थोइजे जिहिंग छ जो ली खाए वो पुशन होइदा चमो ऊ यादो थी तुम कौन होते हो मेरे और बाइशु हन के मामलों में दखल देने वाले? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो मेरी औरत है। इस एक ही बात ने पीछे खड़ी बाई शिहान के शरीर को कंपा दिया और उसके छोटे से चेहरे पर पल भर में लाली छा गई, लेकिन उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। जियांग चेंगवांग ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम दिन में सपने देख रहे हो। बाई शिहान तुम जैसे इंसान को पसंद करेगी? बाई शिहान, वो कह रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, क्या ये सच है? बाई शिहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी साइकिल आगे बढ़ाकर जाने लगी। मैं ऐसे बोरिंग सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। मत जाओ ना। जियांग चेंगवांग ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर बाई शिहान का रास्ता रोक लिया। चूंकि बात यहां तक आ ही चुकी है तो मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। असल में मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तुम्हें प्रपोज करने की सोच रहा था। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं नहीं बनना चाहती। बाई शिहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सामने वाले को ठुकरा दिया। क्यों? जियांग चेंगवांग की आंखें फटी रह गईं। उसके चेहरे पर गहरा झटका लगा हुआ था, मानो उसने कभी सोचा भी ना हो कि उसे इस तरह ठुकरा दिया जाएगा। क्या तुम सच में जी लिंगचुआन को पसंद करती हो? बाई शिहान ने अपनी नजरें घुमाई और शांत भाव से कहा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। शायद बाई शिहान के रवैये से उत्तेजित होकर उसके अहंकारी स्वमान को ठेस पहुंची। जियांग चेंगवांग को एक पल के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। क्यों? तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्या मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूं? इस स्कूल में केवल मैं ही तुम्हारे योग्य हूं। और पिछली ओलंपियाड गणित परीक्षा में जब मेरे पेट में दर्द था, तब तुमने खुद आगे बढ़कर मेरे लिए पानी और दवा खरीदी थी और मेरी परवाह भी की थी। बाई शिहान ने निशब्द होकर कहा, जियांग चेंगवांग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए केवल सहपाठी वाली दोस्ती है, वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उस समय अगर उसकी जगह कोई भी दूसरा सहपाठी होता, मैं भी वैसा ही करता। नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं होता। जियांग चेंगू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे और जी लिंगचुआन के बीच किसी एक को चुनकर मेरे साथ चलना हो तो तुम किसे चुनोगी? तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं जी लिंगचुआन को चुनूंगी। जियांग चेंगवांग की बात बीच में ही रुक गई और वो अवाक होकर बाई शिहान को देखने लगा। मैंने जी लिंगचुआन को चुना है। बाई शिहान ने बात को फिर से दोहराया। जियांग चेंगवांग का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जल्द ही होने वाला है। इस समय अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगानी चाहिए। इतना कहकर वो अपनी साइकिल धकेलते हुए स्कूल के गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने झटपट अपनी साइकिल बढ़ाई और उसके साथ हो ली और मुड़कर जियांग चेंगवांग की तरफ देखकर मुस्कुराना नहीं भूली। साइशाओए, मैं सच में इस बंदे का शुक्रगुजार हूं। अगर जियांग चेंगवांग खुद न होता तो मुझे ये मौका कैसे मिलता कि मैं बाई शिवान के साथ घर वापस जा सकूं। इसके बाद गुओ शुआई मुस्कुराते हुए आई चाय सुस्त दंग जियांग चेंगवांग को देखने लगा और अपने हाथ को बढ़ा चढ़ाकर हिलाते हुए बोला, अरे यहां टॉयलेट जैसी अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? कहीं कोई टॉयलेट में तो नहीं गिर गया? ये बात सुनते ही जियांग चेंगवांग डर के मारे कांप उठा और अनजाने में अपने दोनों हाथों को देखने लगा। जब उसने देखा कि उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं, तब उसे होश आया और उसने अचानक सिर ऊपर उठाकर उस गोशवाई को देखा जो साइकिल चलाकर दूर निकल चुका था। कमीने! तो पिछली बार इंटरनेट कैफे वाली हरकत तुम लोगों ने की थी। जियांग चेंगवांग की आंखें तेज और द्वेषपूर्ण हो गईं। जी लिंगचुआन, हम देख लेंगे। मैं साइकिल को धकेलते हुए उत्तेजित होकर बाई शिहान के पीछे पीछे स्कूल के गेट से बाहर निकल आया। वो बहुत तेज चल रहा था। मैं अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी वो अचानक रुक गया, मुड़ा और एक नजर मुझ पर डाली। मैं डरकर जल्दी से ब्रेक लगाकर रुक गया। मन में सोच रहा था कि माजरा क्या है। वो बस मुझे देखती रही और कुछ नहीं बोली। मैंने अजीब सा होकर मुस्कुरा दिया, हाथ उठाकर इशारा किया, समझ गया, मैं अभी जाता हूं। ये कहकर उसने मुड़कर जाने की तैयारी की। अरे रुको जरा, उसने अचानक आवाज लगाई। मैं तुरंत मुड़ा और साइकिल कंधे पर उठाकर तेजी से उसके पास दौड़कर वापस गया। क्या हुआ? उसने मेरा वो सावधानी भरा अंदाज देखकर हंसने की कोशिश की, लेकिन हंस नहीं पाई। वो, क्या हम साथ में थोड़ा चल सकते हैं? मैं दंग रह गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने क्या कहा? उसने हल्की सी फुसफुसाहट के साथ साइकिल आगे बढ़ाई। मुझे तुरंत खुशी हुई और मैंने जल्दी से आवाज लगाई, अरे मैं आ रहा हूं। तभी गोशवाई अपनी साइकिल पर तेजी से पीछा करते हुए बाहर आ गया। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखता हूं और होंठों से बिना आवाज के उसे एक गाली देता हूं। गोशवाई पूरी तरह से हैरान होकर गुस्से में चिल्लाता है, कमीने, लड़की के चक्कर में दोस्त को भूलने वाले इंसान। मैं मन ही मन खुद से कहता हूं, भाई मुझे माफ करना,
मेरी जिंदगी के सबसे बड़े काम के लिए फिलहाल तुम्हें ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। हम ठेस या गाड़ी को आगे धकेलते हुए थोड़ी दूर चलते हैं। बाई शिहान हमेशा अपना सिर झुकाए चुपचाप रहती है। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगती है और मैं झेंपते हुए हल्की सी हंसी के साथ कहता हूँ, माहौल थोड़ा अजीब सा हो रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं जिससे थोड़ी राहत मिले। सच कह रहा हूं, ये चुटकुला बहुत मजेदार है। मैं अपनी इस आधी जिंदगी के सहारे ही बस यही कहना चाहता था कि तभी उसने बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम इन दिनों अक्सर गुओ शुआई के साथ बाइह्वालिन जाते हो? मैं एक पल के लिए चौंक गया और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। ये कुछ ज्यादा ही तेज था। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी नजरों में थोड़ी निराशा थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बहुत करीब है, क्या यही तुम्हारी पढ़ाई करने की बात थी? और तुम तो कहते थे कि तुम टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। असल में तुम भी एक ऐसे लड़के हो जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। उसे निराश देखकर मैं डर गया और जल्दी से सफाई देने लगा। तुम गलत मत समझो, मैं बाइह्वालिन गेम खेलने नहीं जाता था। मैं गुओ शुआई उस लड़के की तरह नहीं हूं जो पूरा दिन सिर्फ गेम खेलना जानता है। बात अलग है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। मन ही मन सोचा, भाई माफ करना, मेरी जिंदगी के बड़े मामले के लिए तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। इंटरनेट कैफे में पढ़ाई करने जाना? उसे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने जल्दी से एक हाथ उठाया। मैं कसम खाता हूं कि जो मैंने कहा वो सच है। अगर मेरी बात में एक भी झूठ हुआ तो मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उसने थोड़ा शर्माते हुए उल्हाना दी और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। लेकिन मैं एकदम गंभीर था। मैं सचमुच पढ़ाई करने जा रहा हूं। हाल ही में मैंने न्यूज में देखा कि भविष्य इंटरनेट का हो सकता है, तो मैं यही सोच रहा था कि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही सीख लूं। हम छोटे शहर के छात्र उन बड़े शहरों के छात्रों की तरह नहीं हैं। वे लोग बचपन से ही कंप्यूटर के संपर्क में आ जाते हैं और हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। यहाँ हमारे इलाके के ज्यादातर छात्र अभी कीबोर्ड से टाइप करना भी नहीं जानते हैं। बड़े शहरों के वे बच्चे शायद अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पहले से ही अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने अपना सिर खुजाया और आगे कहने लगा कि क्या मैं ये सब पहले से सीखने के बारे में नहीं सोच रहा था, ताकि कॉलेज जाने के बाद दूसरों से मेरा अंतर बहुत ज्यादा न रह जाए। वो अक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं और जाहिर है वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं पक्का तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूंगा। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी में पहुंचकर तुम्हारी नाक कटवा दूं। उसका छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरी नाक क्यों कटवाओगे? तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता थोड़ा ही है। फिर उसने धीरे से कहा, वैसे पढ़ाई को लेकर तुम्हारा ये चीजी एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया अच्छा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मेरी तारीफ बिल्कुल मत करो, नहीं तो आज रात मुझे फिर नींद नहीं आएगी। उसने आंखें घुमाई और हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, कंप्यूटर सीखने की चाहत में भी जरूरी काम नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज गाँव है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारे गाँव के लिए मैं इसे पूरी गंभीरता से लूंगा। वो अपना चेहरा लाल करके दूसरी तरफ मुड़ गई और धीमी आवाज में बुदबुदाने लगी, तुम्हारे पढ़ने या न पढ़ने से मेरा क्या लेना देना है? हम 2 कदम आगे बढ़े और उसने फिर से पूछा। छुट्टी के समय गुओ शुआई ने कहा, तुम कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, ऐसी बात है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेट कैफे का माहौल बहुत खराब है। वो 2 सेकंड के लिए चुप हो गया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। अगर तुम सच में कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी उलझन के साथ उसकी तरफ देखा। उसने अपनी साइकिल पर बैठकर मुड़कर मुझसे कहा, तुम मेरे साथ आओ। मैं पूरी तरह हैरान था। बाईसाइकिल पर सवार होकर मैं उसके साथ शहर के एक हिस्से में दूर तक गया। आखिर में हम शहर के दक्षिणी हिस्से की एक कमर्शियल स्ट्रीट पर आ गए। बाई शिहान ने एक साइन बोर्ड वाले दरवाजे के सामने अपनी गाड़ी रोकी। मैंने उस बोर्ड की तरफ उलझन से देखा, होंगहाई कंप्यूटर स्कूल, कंप्यूटर बेसिक्स, टाइपिंग ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जैसी छोटी जगह में भी एक कंप्यूटर स्कूल होगा, जिसे मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। बाई शिहान ने अपनी साइकिल पार्क की और मेरी तरफ मुड़कर देखा। मेरे साथ आओ। मैं जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पीछे हो लिया। हम अंदर गए और देखा कि यह दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि काफी सादी और मामूली थी। ये 80 स्क्वायर मीटर से भी कम की जगह थी, जहां लगभग 1-2 दर्जन कंप्यूटर रखे हुए थे। ये सभी सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पुराने ईंट जैसे डब्बे वाले कंप्यूटर थे। कमरे के पर्दे खिंचे हुए थे। रोशनी थोड़ी मंद थी। ऊपर छत का पंखा कें कें करके घूम रहा था। रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़का और एक लड़की पीठ करके कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। बाई शिहान ने आगे बढ़कर पुकारा, होंग है भाई। वो काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए युवक ऊपर देखा और बाई शिहान को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे शिहान, आज मेरे यहां आने का समय कैसे मिल गया? बाई शिहान मुस्कुराई और बोली, मैं स्कूल से लौटते वक्त बस यूं ही देखने चली आई।
तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास ही होगा ना? तैयारी कैसी चल रही है? कोई कॉन्फिडेंस है या नहीं? साफ दिख रहा था कि इस युवक के साथ बाई शिहान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। उसने मेरी तरफ देखा, तुरंत होंठों पर मुस्कान आ गई। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वाह, कुछ समय से देखा नहीं और बॉयफ्रेंड भी मिल गया। बाई शिहान का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? विश्वास है मैं अभी वापस जाकर अंकल झो से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम झो हांगहाई है, जी लिंगचुआन। मैं बाई शिहान का क्लासमेट हूं। लड़का काफी शानदार है यार। ये लड़की आमतौर पर इतनी आसानी से किसी लड़के के साथ स्कूल से घर नहीं जाती। झो हांगहाई! बाई शिहान ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब और बकवास नहीं करता। मैं अपनी हंसी रोक लेता हूं। तुम लोगों को कंप्यूटर पे खेलना है तो कहीं भी बैठकर खेलो। आज भाई की तरफ से ट्रीट है, तुम लोगों से पैसे नहीं लूंगा। जाओ, जाकर खेलो। उसने लापरवाही से हमारी तरफ हाथ हिलाया और दूसरी तरफ के ग्राहक को देखने के लिए मुड़ गया। माफ कीजिए, आपके इस कंप्यूटर के हार्डवेयर में शायद कोई समस्या आ गई है। इसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि आप इसे ऑथराइज सर्विस सेंटर ले जाकर दिखाएं। पास ही खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने सफेद रंग की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। जाओ होंगहाई की बात सुनकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और वो कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है? झो हांगहाई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, माफ कीजिए, मैं कंप्यूटर रिपेयर करने में अच्छा नहीं हूं। उस सुंदर महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या इस आसपास कोई दूसरी कंप्यूटर रिपेयर शॉप है? झो हांगहाई ने सिर हिलाया। जहां तक मैं जानता हूं, यहां ऐसी कोई दुकान नहीं है। यह जगह छोटी है और कंप्यूटर यहां एक दुर्लभ चीज है। बहुत से लोगों ने शायद लैपटॉप देखा भी नहीं होगा। महिला को कुछ निराश देखकर झो हांगहाई ने आगे कहा, इसके अलावा आपका यह लैपटॉप काफी महंगा है, इसलिए आम आदमी इसे आसानी से खोलने या रिपेयर करने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे अच्छा यही होगा कि आप ऑफिशियल आफ्टर सेल सर्विस सेंटर पर जाएं। महिला ने लाचारी जताते हुए कहा, तब तो मुझे रिपेयर करवाने के लिए वापस यूं ही जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी इसकी बहुत जल्दी है। जाओ होंगहाई ने कंधे उचकाते हुए अपनी लाचारी जताई। होंगहाई जे, बाई शिहान ने धीरे से पुकारा। जाओ होंगहाई ने खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। लड़की ने एक लंबी सांस छोड़ी और पावर ऑन बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो लैपटॉप बंद करके जाने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अगर आप कहें तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने मुड़कर देखा तो मैं उसके पीछे खड़ा था। तुम कोशिश करोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लैपटॉप ऑन न होने पर आमतौर पर वही कुछ आम समस्याएं होती हैं। या तो हार्डवेयर में कोई समस्या है, जैसे रैम स्टिक ठीक से न लगी हो या सीपीयू ज्यादा गर्म हो गया हो। अगर ये सब नहीं है तो शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई है। शायद सिस्टम रीइंस्टॉल करना पड़े। सुंदरी थोड़ी देर के लिए अक्की बक्की रह गई। उत्सुकता से मुझे देखने लगी, खासकर तब जब उसने मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म पहने देखा। क्या तुम छात्र हो? मैं मुस्कुराया। कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि तुम जांच करने की कोशिश कर सकती हो। यह कहकर मैं मुड़ा और जाने को तैयार हुआ। रुको, उस सुंदरी ने जल्दी से मुझे रोक लिया। क्या तुम कंप्यूटर ठीक करना जानते हो? मैंने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत जानता हूं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, इस दुनिया में 100% निश्चित कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हारा कंप्यूटर नहीं देखा है। खूबसूरत महिला ने थोड़ा संकोच किया, जैसे उसने कुछ सोचा हो, और फिर बोली, तो क्या आप कृपया इसे देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अभी भी न हिलते हुए देखकर महिला ने एक और बात जोड़ी, चिंता मत करो, चाहे ये ठीक हो या न हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। ये वादा सुनकर मैं आगे बढ़ा और नीचे झुककर इस लैपटॉप को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने एक नजर डाली, मेरी आंखें चमक उठीं। ये तो वास्तव में IBM द्वारा निर्मित हाई एंड लैपटॉप्स की श्रृंखला का थिंकपैड 20P मॉडल था। ये चीज वाकई में हाई एंड सामान है। आज के समय में भी ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा महंगा है, जिसकी कीमत 46,000 युआन तक है। इस दौर में जिस शहर में मैं रहता हूं, वहां एक फ्लैट की कीमत भी 10,000 युआन से कम है। ये वाकई लग्जरी चीजों में भी सबसे बड़ी लग्जरी है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से अपने सामने बैठी ब्यूटी की तरफ देखने लगा। मन में सोच रहा था कि ये तो छोटी अमीर लड़की है। मैंने पावर बटन दबाया और जाहिर है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने पास के टूल बॉक्स से स्क्रू ड्राइवर उठाया और जैसे ही मैं काम शुरू करने वाला था, न जाने क्या सोचकर मैंने सिर उठाकर उस ब्यूटी की तरफ देखा। सुंदर लड़की ने सिर हिलाया और मैंने लैपटॉप खोलना शुरू कर दिया। बहुत सावधानी से कुछ पेंच हटाएं और प्रोटेक्टिव शेल को खोला तो मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। ये बहुत गंदा है। इस कंप्यूटर की धूल की सफाई किए हुए कितना समय हो गया है। सुंदर लड़की का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वो थोड़े संकोच में आ गई। मैं सफाई करना नहीं जानती। दरअसल जब से ये कंप्यूटर खरीदा गया है, तब से इसकी धूल कभी साफ नहीं की गई।
मैंने लड़की की झिझक पर ध्यान नहीं दिया और सिर झुकाकर एक तरफ पुर्जे अलग करते हुए बड़बड़ाने लगा। मैं पहले तुम्हारे लिए धूल साफ कर देता हूँ, फिर रैम और मदरबोर्ड की जांच करके समस्या का पता लगाता हूँ। मेरे लैपटॉप खोलने के कुशल और अभ्यस्त तरीके को देखकर, ब्यूटी, ये पहले ही कंफर्म हो चुका है कि मैं बिल्कुल भी कोई नौसिखिया नहीं हूं, जिससे मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो गया है। तुम निश्चिंत होकर चेक करो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ये कंप्यूटर एकदम लग्जरी आइटम है, लेकिन मेरी नजरों में ये सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। इस समय छोटे ब्रीफ केस की तरह दिखने वाले इस भारी भरकम लैपटॉप को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हालांकि इस दौर में ये कंप्यूटर वास्तविक रूप से एक किंग कहा जा सकता है, जिसमें 128 मेगाबाइट रैम, 20 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव, 1.44 मेगाबाइट फ्लॉपी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव दी गई है, जो कि भविष्य के अल्ट्रा थिन लैपटॉप के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरे मन में किसी पर भी रहम खाने का कोई भाव नहीं था। मैंने बिजली की रफ्तार से मेमोरी स्टिक निकाली, उसे पोंछा और फिर तुरंत फैन और सीपीयू को खोल दिया। मेरे हाथ ऐसे चल रहे थे मानो कोई बहती हुई धारा हो, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई परफॉर्मेंस चल रही हो। रेस्टरूम में जाओ होंगहाई ने थोड़ी उलझन के साथ अपना सिर खुजाया और कहा, तुम्हारे क्लासमेट को कंप्यूटर सिखाना तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों का तुरंत ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं आने वाला है? और वैसे भी मेरी यहाँ की फीस कुछ कम नहीं है। बाई शिहान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम उसे थोड़ा डिस्काउंट नहीं दे सकते? हे, लगता है तुम उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह करती हो। कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। बाई शिहान ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं जाकर चाओ अंकल से शिकायत कर दूंगी। ठीक है, मान लिया, मैं हार मान गई। चाओ होंगहाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारे कहने पर मैं उसे 30% की छूट दे रहा हूं। यह मेरी तरफ से सबसे बड़ा डिस्काउंट है। अब ठीक है ना? तब जाकर बाई शिहान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। चलो, ये हुई ना बात। फिर मैं चलकर उससे पूछती हूं कि वो राजी है या नहीं। वे दोनों लाउंज से बाहर निकले और ठीक उसी समय उन्होंने मुझे काउंटर पर उस खूबसूरत लड़की के लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। ये नजारा देखकर चाओ होंगहाई डर के मारे कांप उठा। तुम ये क्या कर रहे हो? जल्द ही रुको, वो तेजी से दौड़ पड़ा। झोऊ हांगहाई जानता था कि अगर इस कंप्यूटर की कीमत से इसे मेरे द्वारा खराब कर दिया गया तो उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो दौड़कर आगे गया और इससे पहले कि वो डांट पाता, उसने मुझे पावर ऑन बटन दबाते हुए देखा। जानी पहचानी बूट स्क्रीन जगमगा उठी। झोऊ हांगहाई स्तब्ध रह गया। बाई शिहान के चेहरे पर भी हैरानी थी। मैंने सीधे खड़े होकर ताली बजाई और मुड़कर ब्यूटी की तरफ देखकर मुस्कुराया। ठीक कर दिया है, तुम चेक करके देख लो। झोऊ हांगहाई और अन्य लोगों के हाव भाव पर ध्यान दिए बिना ब्यूटी आगे आई और कंप्यूटर की सावधानीपूर्वक जांच की और फिर उसे चलाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और खुशी के भाव भर आए। ये सचमुच ठीक हो गई, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रूड्राइवर नीचे रखा और अपनी आस्तीन पर लगी धूल को सहजता से झाड़ दिया। मैंने तो बस इसे ऊपर ऊपर से देखा था। अगर मौका मिले तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे आधिकारिक सर्विस सेंटर पर ले जाकर इसकी पूरी तरह से जांच करवा ली जाए। धन्यवाद, मैं ऐसा ही करूंगी ब्यूटी। उसने लैपटॉप बंद किया, खुद चलकर मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम फैंगलिंग है और मैं लुओचेंग की रहने वाली हूं। मैंने झटपट जवाब दिया, जी लिंगचुआन भी लुओचेंग का ही रहने वाला है। फैंगलिंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं सोचा था कि हमारे लुओचेंग में छिपे हुए रुस्तम रहते हैं। आज आखिरकार मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई। उसने अपने बैग से वॉलेट निकाला, 5 नोट गिनकर मुझे थमाए और कहा, छोटे भाई, ये मेरी तरफ से तुम्हारी मरम्मत का खर्चा समझो। मैं सन्न रह गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने तो बस ऐसे ही मदद की थी और दूसरों की भलाई करना मेरा स्वभाव है। फैंगलिंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजरें बिल्कुल दृढ़ थीं। वो तो बिल्कुल नहीं चल सकता, इस दुनिया में कोई भी। फैंगलिंग ने अपना नोटबुक अपने बैग में रखा और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। महंगा नहीं है, वरना मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। शुक्रिया। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और मुड़कर चली गई। फैंगलिंग को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखकर झोऊ हांगहाई और बाई शिहान को जैसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि कंप्यूटर सच में ठीक हो चुका है। मैंने सिर हिलाया। मुझे बस थोड़ी सी रिपेयरिंग आती है। झोऊ हांगहाई ने थोड़े अविश्वास के साथ पूछा, तुम्हें कंप्यूटर रिपेयर करना आता है? मैंने अपना सिर खुजाया, थोड़ा बहुत। झोऊ हांगहाई ने बाई शिहान की तरफ एक नजर डाली और कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो कंप्यूटर सीखने आने वाला है? जब मैंने बाई शिहान को पूरी तरह से अचंभित होकर मेरी तरफ देखते हुए देखा तो मैं तुरंत समझ गया और जल्दी से स्पष्ट करते हुए कहा कि वो गलत समझ रही है। मैं कंप्यूटर सीखने नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस्तेमाल करने के लिए एक कंप्यूटर ढूंढ रहा हूं। जाओ होंगहाई ने उलझन में पूछा, तुम कंप्यूटर का क्या करोगे? ऐसा लगता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर की परीक्षा तो नहीं होती है। मैंने थोड़ा संकोच किया और अंत में फैसला किया, सच कहूं तो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं।
यह सुनकर जाओ होंगहाई पूरी तरह से हैरान रह गया। तुम वेबसाइट भी बनाना जानते हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, जाओ होंगहाई ने मुझे खींचकर पास वाले कंप्यूटर की तरफ ले जाते हुए कहा, आओ आओ, मुझे जरा इसे चलाकर दिखाओ। देखो, उसने ये कहते ही मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर के सामने बैठा दिया और उलझन से भरे चेहरे से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ दिखाओ। मैंने बाईं शिहान की तरफ देखा और फिर सिर खुजलाते हुए कहा, क्या दिखाऊं? इस तरह, तुम पहले टाइपिंग का सबसे बुनियादी कौशल दिखाओ। कोई भी पैराग्राफ टाइप करके मुझे दिखाओ। झो हांगहाई के नजरिया से कोई छात्र कंप्यूटर चलाना जानता है या नहीं, यह सिर्फ उसकी टाइपिंग देखकर ही पता लगाया जा सकता था। मैंने थोड़ा झिझकते हुए अपनी मर्जी से एक नोटपैड खोला और फिर अपने हाथ कीबोर्ड पर रखकर धड़ाधड़ टाइपिंग शुरू कर दी। मैं वास्तव में सुशी का प्रसिद्ध गीत शुई तियाओगे तो टाइप कर रहा था। लयबद्ध खटखटाने की आवाज के साथ एक एक शब्द स्क्रीन पर चमकने लगा। चांद कब से है? मैं शराब लेकर नीले आसमान से पूछता हूं। मैंने पहले पिनियन टाइपिंग मेथड का इस्तेमाल किया और फिर बीच में वूबी इनपुट मेथड पर स्विच कर दिया। झो होंगहाई पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। यह लड़का न केवल पिनियन बहुत तेजी से टाइप करता है, बल्कि वो वूबी का भी उपयोग कर सकता है और टाइपिंग की गति मुझसे भी ज्यादा तेज है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि यह लड़का बिना देखे दोनों हाथों से टाइप कर सकता है। आपको यह पता होना चाहिए कि इस दौर में ज्यादातर छात्र अभी भी 2 फिंगर टाइपिंग का ही इस्तेमाल कर रहे थे। न केवल जाओ होंगहाई हैरान रह गया, बल्कि दुकान में कंप्यूटर सीखने वाले वे तीनों छात्र भी अपने मुंह खुले के खुले छोड़कर स्तब्ध रह गए। साथी, तुमने यह अभ्यास कैसे किया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मुझे भी सिखा दो ना। आखिर मुझसे ये क्यों नहीं सीख पा रहा है? इस दृश्य को देखकर जाओ होंगहाई को इसमें व्यापार का अवसर दिखाई दिया और उसने अब मेरी कंप्यूटर रिपेयर करने की काबिलियत पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। उसने सीधे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम जब चाहो मेरी दुकान पर आकर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो और मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगा। तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल करने दूंगा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये ठीक नहीं रहेगा क्या? जो हांगहाई ने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर थपथपाया। बात पक्की रही। हालांकि मेरी एक छोटी सी मांग है, अगली बार जब कोई छात्र मुझसे पूछेगा तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ब्लाइंड टाइपिंग स्किल दिखाओ। मैं समझ गया, अरे तो ये मुझे एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनाना चाहते हैं। हालांकि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बात पक्की रही। हाँ, अच्छे भाई, आज से तुम यहां मुफ्त में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। झो हांगहाई ने उत्साह से मेरे कंधे पर थपथपाया और सीधे भाई भाई जैसा व्यवहार करने लगा। बाई शिहान एक तरफ खड़ी होकर अपनी चमकती आंखों से यह सब देख रही थी। उसने बीच में कोई बात नहीं जोड़ी, बस अपनी उलझन भरी नजरों से मुझे देखता रहा, मानो वो मुझे फिर से नए सिरे से जान रहा हो। पहले बाई शिहान को लगता था कि मैं सिर्फ शरारतें करता हूं, बहुत चालाक हूं, लेकिन खेलने का शौकीन हूं और हमेशा उसके साथ मजाक करना पसंद करता हूं। लेकिन इस दौरान मैं जैसे पूरी तरह बदल गया हूं, केंद्रित, गंभीर और रहस्यमयी। खासकर अभी अभी जिस तरह मैंने टाइपिंग की, उसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसके घर में कंप्यूटर है, लेकिन वो सिर्फ पाइनियन जानता है, वो भी नहीं, और उसकी स्पीड भी मेरी जितनी नहीं है। आखिरकार मेरे पास अभी और कितने राज छिपे हैं? बाई शिहान मन ही मन सोच रही थी। मेरे केंद्रित चेहरे को देखते हुए बाई शिहान के मन में अचानक एक अजीब सा विचार आया। गंभीर अवस्था में मैं वाकई काफी हैंडसम लग रहा हूं। ये विचार आते ही बाई शिहान तुरंत घबराकर अपना सिर घुमा लेती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बाई शिहान, तुम ये सब क्या उल्टा पुल्टा सोच रही हो? कंप्यूटर स्कूल से बाहर आने के बाद बाई शिहान ने तुरंत जाने के बजाय वो सवाल पूछ लिया जो वो काफी देर से अपने मन में दबाए बैठी थी। तुमने ये सब कैसे किया? क्या? मैं थोड़ा चौंक गया। तुमने टाइपिंग कब सीखी? मैंने अपना सिर खुजाया और शर्मीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, शायद पहले जब मैं इंटरनेट कैफे में गेम खेलने जाता था। बहुत खेल लिया तो आदत हो जाती है। नहीं बताना है तो मत बताओ, बाई शिहान ने प्यार से नारागते हुए कहा और साइकिल पर बैठकर जाने लगी। अरे अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूं, मैंने हंसकर उससे पूछा। अपने पास ही रखो खाने के लिए। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा और धीरे से कहा, वैसे भी तुम्हें यह जगह पता चल गई है, खुद ही आ जाना। पर फिर भी तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहे हैं। मुख्य और गौण में फर्क समझना सीखो। मैंने तुरंत अटेंशन की पोजीशन में खड़े होकर सैल्यूट किया। जो आज्ञा, मैं आपकी इस आज्ञा का पूरी सख्ती से पालन करूंगा। इस बार बाई शिहान को अजीब तरीके से गुस्सा नहीं आया। साइकिलिंग चलाते हुए आगे बढ़ते हुए आने वाले कुछ दिनों तक मैं मानो चाबी भरी हुई किसी मशीन की तरह पूरी तरह से काम में जुट गया। दिन में मेरा पूरा ध्यान क्लास पर रहता था, जहां मैं सभी एग्जाम के सवालों और कोर्स को पक्का करने में लगा रहता था। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तेजी से होंगहाई कंप्यूटर स्कूल की तरफ दौड़ता। मुझे समय के खिलाफ दौड़ना था। कम से कम समय में वेब पेज डिजाइन करके उसे लाइव करना था, ताकि याओ बॉस के कुछ समझ पाने से पहले ही मैं डील को हथिया सकूं। अगर एक कदम भी पीछे हटा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
बाई शिहान ने नोटिस किया कि मैं बदल गया हूं और दिन ब दिन बहुत व्यस्त होता जा रहा हूं और अधिक एकाग्र होकर क्लास के दौरान मैं हमेशा तेजी से पाठ्यपुस्तकें पलटता, ध्यान से नोट्स बनाता, अब उसे परेशान नहीं करता और न ही पर्चियां पास करता था। दोपहर में जब हम चारों बाहर खाना खाते तो मैं अभी भी हंसता और मजाक करता था, लेकिन बाई शिहान देख सकती थी कि मेरे मन में कोई बात चल रही है और उसकी आंखों में तात्कालिकता की भावना भरी हुई थी। इस पल तक उसे अचानक ये समझ में आया कि उसकी ये सहपाठी डेस्कमेट वास्तव में उसे कभी नहीं समझ पाई थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अभी 3 दिन बाकी हैं और मैंने आखिरकार वेबसाइट को उसके सबसे महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचा दिया है। समय कम है, मैं सचमुच पागल होने वाला हूं और इस रात बाई शिहान छाता लेकर होंगहाई कंप्यूटर स्कूल के बाहर खड़ा था। उसे भी लग रहा था कि वो जरूर पागल हो गया है। उस रात बाई शिहान स्टडी रूम में बैठकर अपनी गलती वाली नोटबुक पलट रहा था। तभी किचन से उसकी माँ के काम में व्यस्त होने की आवाजें आ रही थीं। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और मूसलाधार बारिश कभी भी शुरू होने वाली थी। अचानक बाई शिहान को ख्याल आया कि मैं शायद अभी भी कंप्यूटर स्कूल में हूं। उसके पास जरूर छाता नहीं होगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से रेनकोट और छाता निकाला। दौड़ते हुए बाहर निकलते हुए, माए मैं बाहर जा रहा हूं, अभी वापस आता हूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने दरवाजा बंद किया और बाहर की तरफ भाग गया। हाँफते हुए साइकिल चलाते हुए वो कंप्यूटर स्कूल पहुंचा और देखा कि अंदर की लाइटें अभी भी जल रही थीं। उसने खिड़की से उस परिचित आकृति को देखा जो अपने हाथ में पकड़े हुए छाते को नीचे झुकाकर देख रही थी। बाई शिहान अचानक झिझक गई। अभी अभी ये लगभग एक इम्पल्सिव फैसला था और अब दरवाजे पर खड़े होकर वो थोड़ी लाचार महसूस कर रही थी। इन दिनों स्कूल छूटने के बाद हर बार मैं रेड सी कंप्यूटर स्कूल में घुस जाता था। इतना व्यस्त रहता था कि मुझे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। दरअसल मैं नहीं जानता था कि बाई शिहान 2 बार छुपकर यहां मुझे देखने आई थी। वो अंदर नहीं गई, बस खिड़की के बाहर खड़े होकर चुपचाप मुझे देखती रही। स्कूल वाले रूप से बिल्कुल अलग, उस रूप को जो पूरी तरह से अलग था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। मेरी 10 उंगलियां तेजी से चल रही थीं और मैं एक जटिल कंप्यूटर इंटरफेस को ऑपरेट कर रहा था। जाओ होंगहाई कभी कभार वहां आ जाता था और दोनों के बीच तीखी बहस होती थी, लेकिन हर बार जाओ होंगहाई को ही हार माननी पड़ती थी। उस पल बाई शिहान को ऐसा लगा मानो मेरे शरीर से एक चमक निकल रही हो। उस दिन जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते भर मेरा वो एकाग्र चेहरा लगातार उसके दिमाग में घूमता रहा। एक और राज है जिसे बाई शिहान ने कभी किसी को नहीं बताया। उस रात उसने अचानक सपने में मुझे देखा। दोनों ने मिलकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास की और प्रेमी प्रेमिका बन गए। हम दूसरे कॉलेज के प्रेमियों की तरह डेटिंग करते, खाना खाते, मार्केट में घूमते, हाथ पकड़ते और यहां तक कि किस भी करते थे। जब वो जागी तो बाई शिहान ने शर्म से ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढांक लिया, लेकिन उसके दिमाग में मेरा फोकस वाला अंदाज बार बार आ रहा था। बाई शिहान, तुम सच में पागल हो गई हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मन ही मन खुद को कोसा। अब वो कंप्यूटर स्कूल के गेट पर खड़ी है। उसने फिर से खुद पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सचमुच पागल हो गया हूं। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? क्या मुझे छाता दरवाजे पर रख देना चाहिए? और बाई शिहान की तरफ की स्थिति के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जब वो हिचकिचा रहा था तभी अचानक घर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। हो गया, उसने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा कि काम हो गया है। जाओ होंगहाई ने अचानक सिर उठाया और तेजी से दौड़कर आया। हो गया? जाओ होंगहाई ने बेचैन होकर उस वेबसाइट को खोला जिसे मैंने बनाया था, डोमेन नेम नेट। ये कैसी वेबसाइट है? जाओ होंगहाई को थोड़ी हैरानी हुई। वो समझ नहीं पाया कि मैंने ऐसा नाम क्यों रखा, लेकिन जल्द ही वो इस वेबसाइट की भव्यता देखकर हैरान रह गया। इस दौर में ज्यादातर वेबसाइट्स अभी शुरुआती दौर में ही थीं और सुंदरता से कोसों दूर थीं, लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई डोमेन वेबसाइट ने तो जैसे आने वाले समय की सफल वेबसाइट्स के अनुभवों से सीख ली थी। ये तो जाओ होंगहाई ने एक चक्कर लगाने के बाद खुद को टिप्पणी करने से नहीं रोक पाया। ये वाकई बहुत ही ज्यादा। मैंने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत वेबसाइट नहीं देखी। सिर्फ इसी एक चीज के दम पर आप इंटरनेट की बड़ी कंपनियों में आसानी से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है, मैंने अभी कहाँ कुछ देखा है। इसके बाद मैंने फिर से जाओ होंगहाई की ओर देखा। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि समय सीमित होने के कारण इस वेबसाइट को फिलहाल एक कच्चा घर ही माना जा सकता है और ये अभी बहुत साधारण है। भविष्य में इसमें लगातार नए फीचर्स जोड़े जाते रहेंगे। जाओ होंगहाई ने उत्सुकता से पूछा कि क्या आपको लगता है कि डोमेन नेम ट्रेडिंग का कोई भविष्य है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसका कोई भविष्य है या नहीं, ये मैं तय नहीं करता। मैं तो केवल उन लोगों को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हूं जो ये मानते हैं कि इसका भविष्य है। जाओ होंगहाई ने एक गहरे अर्थ के साथ मेरी तरफ देखा कि आपने पूरी बात सच नहीं बताई, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने उत्साह से चिल्लाकर पूछा कि यह वेबसाइट कब लाइव होने के लिए तैयार है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारा पहला ग्राहक बनना चाहता हूं, अभी ऑनलाइन आ जाओ, मैंने बिना किसी झिझक के कहा। झोउ होंगहाई हैरान रह गया।
क्या इतने महत्वपूर्ण काम के लिए किसी शुभ दिन स्नान करके नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए? इतनी सारी औपचारिकताएं कौन देखता है? वैसे भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मेरे पास बर्बाद करने का बिल्कुल समय नहीं है। झो हांगहाई ये सुनकर अवाक रह गया। तुम सच में बहुत बेपरवाह हो। मैंने एक जमाई ली और कहा, हांगहाई भाई, इन कुछ दिनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, हम सब इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? झो हांगहाई खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद समर वेकेशन शुरू हो जाएगी। तब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फुर्सत के समय तुम यहां घूमने जरूर आओगे। मैं झो हांगहाई के इरादे को समझता था। समर वेकेशन कंप्यूटर स्कूल में एडमिशन के लिए सबसे क्रूशियल समय होता है। वो अपनी इस पब्लिसिटी का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए करना चाहता था। हालांकि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार उसने मुझे बिना किसी चार्ज के कंप्यूटर इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी थी। मैं पहले चलता हूं। बाहर तेज हवा चल रही है और तुरंत बारिश होने वाली है। क्या तुम कैब बुक करके घर नहीं जाओगे? जरूरत नहीं है, मैं अपनी बाइक से जा रहा हूं। बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। मैंने हाथ हिलाकर झो हांगहाई को अलविदा कहा। साइकिल पर सवार होकर वो तेजी से आगे निकल गया। आसमान में बिजली चमकने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे, सच में भारी बारिश होने लगी है। मैंने घर जाने के लिए अपनी साइकिल की रफ्तार पूरी ताकत से बढ़ा दी, लेकिन ठीक उसी पल जब मैं बारिश में भागने ही वाला था, मेरी नजर अचानक एक किनारे खड़े व्यक्ति पर पड़ी, बाई शिहान। मैं अपनी आंखों के सामने इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो छत के छज्जे के नीचे खड़ी थी, अपनी लहराती हुई स्कर्ट के कोने को कसकर पकड़े हुए, और कुछ डरी, सहमसी और बेचैन लग रही थी। मैंने अनजाने में ही ब्रेक लगाया और उसकी तरफ बढ़ते हुए हैरान होकर पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? दिल में एक अजीब सी भावना उठाई। वो उस पतली सी सफेद ड्रेस को पहने हुए थी, पैरों में सैंडल पहने वो इतनी नाजुक लग रही थी। तेज हवा से उसका स्कर्ट हवा में लहरा रहा था और बाल भी बारिश से भीगकर उसके गालों से चिपक गए थे, मानो कोई नाजुक और खूबसूरत तस्वीर हो। तुमने अपना सिर झुका लिया। थोड़ा झिझकते हुए मैंने देखा बारिश हो रही थी। सोचा शायद तुम छाता नहीं लाए हो, इसलिए उसकी बात पूरी नहीं हुई। उस शर्मीले अंदाज ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी ठीक उसी पल। मैंने लगभग बिना सोचे समझे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, जैसे कोई घबराया हुआ छोटा सा जानवर मेरी बाहों में सिमट गया हो। उस पल मेरी धड़कनें असामान्य रूप से तेज थीं, मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। मैं छोड़ना तो चाहता था, पर मैंने उसे और कसकर भींच लिया। उसका चेहरा लाल होता जा रहा था और दिल की धड़कनें भी शायद सुनाई दे रही थीं। मुझे थोड़ी देर और ऐसे ही गले लगाए रहने दो, मैंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये बात जैसे मेरे दिल की गहराई से निकल कर आई थी। मैं पहले ही बहुत लंबा इंतजार कर चुका हूं। इन 20 सालों में तुम्हारे बिना रहने के दिन किसी जिंदा लाश की तरह बीते हैं। मैंने उसके कान के पास झुककर यह कहा। वो शायद समझ नहीं पाया। पूरा व्यक्ति अड़बड़ा गया और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जी लिंगचुआन। वो थोड़ा हिचकिचाई। उसके होंठ हिले। तुम पहले मुझे छोड़ो। मैं नहीं, मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं। तुम पहले मुझे छोड़ो, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। उसने ये थोड़ा नखरे से कहा। मैंने मुस्कुरा दिया। तो फिर मुझसे वादा करो, छोड़ने के बाद चली तो नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। आखिरकार उसने मान ही लिया। मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मेरी चमकती हुई आंखें उसे इस तरह देख रही थीं कि उसे थोड़ी झिंझक महसूस होने लगी। उसने आखिरकार अपना सिर झुकाया और मुझे छाता देते हुए कहा, पहले तुम छाता ले लो, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैंने छाता लेकर सीधे उसके सिर के ऊपर तान दिया। तुमने भी तो इतनी देर तक बारिश में भीगते हुए गुजारी है। उसने बेबसी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे छत के छज्जे के नीचे ले जाने लगा। चारों तरफ बस बारिश की बूंदों के जमीन पर गिरने की आवाज ही गूंज रही थी और कोई आवाज नहीं थी। हम दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दो खोए हुए छोटे जानवरों, मानो पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा और उसने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैं इसे तुरंत तोड़ दूंगा। क्या तुम खास तौर पे मेरे लिए छाता लेकर आई हो ना? उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में मुझसे नफरत नहीं है ना? मुझे अचानक थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला और अचानक उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर उसका छोटा सा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो चौंक गई और अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने एक बेचारा सा मासूम चेहरा बना लिया। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रहने दो, मुझे डर है कि तुम अचानक भाग जाओगी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। आखिरकार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी और अपना हाथ मेरे हाथ में ही छोड़ दिया। बारिश तेजी से बरसती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और मेरा भी यही हाल था। हम दोनों चुपचाप साथ खड़े रहे, जब तक कि उसने अचानक बोलना शुरू नहीं किया। शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। कॉलेज पहुंचकर तुम्हें इससे बेहतर कोई मिल जाएगा। तब तक उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी।
ये नामुमकिन है, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं खुद को तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम पहले ही साबित कर चुकी हो कि तुम कितनी काबिल हो। मैंने एक गहरी सांस ली, उसे गंभीरता से देखते हुए। इस जीवन में चाहे अतीत हो या भविष्य, मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगी। मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। उसे कोई घृणा नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में चुपचाप लहरें उठने लगीं। मैंने देखा कि वो थोड़ा उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रतिक्रिया दें। तभी मैंने अचानक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का जैकेट उतारा और धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। जिप ऊपर खींच दी, लेकिन जब जिप सीने तक पहुंची तो मेरा हाथ थोड़ा रुक गया। उसके कपड़े पहले ही भीग चुके थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। उसने एक पतली सी सफेद ड्रेस पहन रखी थी, जो उन भीगे हुए कपड़ों के आर पार साफ दिख रही थी। मैंने साफ साफ उसकी अंडरवियर देख ली थी। उसका चेहरा एक पल में पूरा लाल हो गया। उसने ऊपर देखकर मुझे अपनी तरफ घूरते हुए पाया और उसके चेहरे पर एक शर्मीलापन उभर आया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने सीधे उसके होठों को चूम लिया। वो एक पल के लिए चौंक गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो पूरे बदन में बिजली दौड़ गई हो। मैं महसूस कर सकता था कि उसके हाथ मुझे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। एक हल्के से चुंबन के बाद मैंने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और अपने शरीर से उसे बारिश की बौछारों से बचाने लगा। मुझे थोड़ी देर और ऐसे ही अपनी बाहों में रहने दो, बस थोड़ी देर के लिए, मैंने धीमी आवाज में फुसफुसाया। मैं बहुत थक चुका था, सचमुच बहुत थक गई हूं। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, उसकी धड़कनें सुनते हुए उसकी गर्माहट महसूस की। वो आखिरकार बिना किसी संघर्ष के धीरे से मेरी बाहों में सिमट आई। चारों तरफ इतनी शांति थी कि केवल बारिश की आवाज ही बाकी रह गई थी। ऐसा लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। बहुत देर बाद मैंने अपनी जुबान खोली। बाई शिहान, उसने हल्के से हाँ कहा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने मेरे कंधे पर सिर टिकाकर धीरे से कहा। मैंने कहा था कि गाँव से पहले प्यार नहीं करूंगा, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे डर है कि कहीं तुम जाओ और गायब हो जाओ, उसने कुछ उलझन में मेरी तरफ देखते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि तुम हमेशा गायब हो जाती हो। बाई शिहान, वो कुछ भ्रमित सी दिखाई दी। अगर मैं राजी न हूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नहीं, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। तो अगर मैं इनकार करूं तो क्या तुम मुझे किसी और को ढूंढने दोगे? नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो उसने विरोध करना छोड़ दिया हो। अगर ऐसा है तो उसने आखिरकार अपना सिर झुका लिया। तो मैं और क्या कर सकता हूं? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुझने मान लिया, उसने शर्माते हुए नीचे सिर झुकाकर लाल चेहरे से कहा। क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? मैं बहुत खुशी से हंसा और कहा, कोई नहीं, अब इस जन्म में तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी बनना होगा। उसने होंठ सिकोड़े और कहा, बस इतनी सी बात है। आखिर मेरा दिल जो कोमल है, तुम्हें इतना बेचारा देखकर मैंने इसे एक अच्छा काम समझकर स्वीकार कर लिया। मैं जोर से हंसा। बहुत बढ़िया। बाई शिहान ने मान लिया। उसने अचानक पैर पटका और लाल चेहरे से कहा, थोड़ा धीरे बोलो। क्या किसी के सुनने से डर नहीं लगता? मैंने उत्तेजित होकर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे गोल गोल घुमाने लगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को यह बात पता चल जाए। जी लिंगचुआन आज रात सबसे खुश इंसान है। वो मुझे एक बच्चे की तरह चीखते चिल्लाते हुए देख रहे हैं और काफी बेबसी से मुझे खुद से लिपटे रहने दे रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, अरे आखिरकार दिल पसीज ही गया और मैं मान गया। मैंने हल्के से उनके कंधे पर थपथपाया। आप मुझे पहले नीचे उतारिए। मैंने उन्हें आज्ञाकारी तरीके से नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। तुम आज रात बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैंने तुरंत पूछा। तुम पहले मेरी 3 शर्तें मानो, तभी मेरी पिछली बात मानी जाएगी। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और भौहें उठाईं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। ऐसे 100 शर्तें भी होती तो मैं मान जाता। उसने मुझे एक आंख से घूरा और बोली, ज्यादा मक्कारी मत दिखाओ, पहले मुझे सुनने दो। ठीक है, ठीक है, पहले मेरी पत्नी अपनी बात कहे। मैं बिल्कुल सीधे खड़ा हो गया और ऐसे पेश आया जैसे बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। जब उसने मेरा ये हाल देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वो लगभग खुलकर हंसी पड़ी। सबसे पहली शर्त यह है कि हालांकि मैंने तुम्हें हाँ कह दिया है, लेकिन जब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। बाई शिहान ने आगे कहना जारी रखा। और यह भी मत भूलो कि तुमने मुझसे पहले क्या वादा किया था। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ ही एक ही कॉलेज के लिए परीक्षा दोगे। अगर तुम पास नहीं हो सके तो मेरी अभी की बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या तुम ये कर सकते हो? कर सकता हूं, मैंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर पास होकर दिखाऊंगा। तुम चाहे जहां भी जाओ, इस जन्म में मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बाई शिहान का चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत, यहां तक कि मेरे प्रति एक हल्का सा अच्छा भाव भी था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आखिरी शर्त क्या है? उसने कहा, आखिरी वाली? मैंने अभी सोची नहीं है, जब सोच लूंगी तब बताऊंगी।
मैं मुस्कुरा दिया और समझ गया कि बाई शिहान द्वारा ये तीनों मांगे रखना दरअसल उसकी शर्मिंदगी को छुपाने और खुद को संभालने का एक तरीका था। तुम जब भी इसके बारे में सोचोगी मुझे बता सकती हो, मैं जरूर मानूंगा। इस तरह हमारा रिश्ता आखिरकार उस सबसे अहम कदम को आगे बढ़ा चुका था। जैसे ही मूसलाधार बारिश नीचे गिरी, माहौल भी धीरे धीरे बेहद रुमानी होने लगा। बाई शिहान बिल्कुल करीब आ गई। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में क्या चल रहा था। मैंने थोड़ा संकोच किया और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधों को अपने आगोश में ले लिया। फिर उसे अपनी बाहों की तरफ थोड़ा खींच लिया। बाई शिहान का शरीर एक पल के लिए कांपा, लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। शिहान, मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। आज 5 जुलाई है, आज ही हमारा लव एनिवर्सरी है। बाई शिहान ने धीरे से हूं कहा और यहां तक कि अपनी हिम्मत जुटाकर खुद ही अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से मेरी बाह को अपने घेरे में ले लिया। इस तरह बाई शिहान ने आखिरकार पूरी तरह से मुझे अपना लिया। पिछले जन्म में मेरे साथ गर्लफ्रेंड बनने के लिए किए गए वादे से 1.5 साल पहले हम एक दूसरे से लिपटकर आसमान से लगातार गिरती हुई बारिश की बूंदों को देख रहे थे, मानो दोनों ही इस मुश्किल से मिलने वाले साथ के एक एक पल को संजो रहे हों। 10-15 मिनट बाद बारिश आखिरकार धीमी हो गई। मुझे वापस जाना होगा, बाई शिहान ने धीरे से कहा। मुझे थोड़ी देर और साथ रखो। मेरे इस तरह से छोड़ने में हिचकिचाने वाले रूप को देखकर बाई शिहान ने सिर हिलाया। नहीं, मैं पहले ही बहुत देर से बाहर हूं। अगर मैं अब भी वापस नहीं गई तो घर पर सब चिंता करने लगेंगे। क्या तुम ये भी चाहते हो कि मेरे मम्मी पापा हमें एक साथ देख लें? ये बात सुनकर मैंने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इस बार बाई शिहान ने मना नहीं किया। ठीक है। हम साइकिल नहीं चला रहे थे, बल्कि साइकिल को धकेलते हुए सड़क के किनारे धीरे धीरे वापस जा रहे थे। बस अफसोस की बात यह है कि हम ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी दूर से पुकारने की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, ये तो मेरी मां है। बाई शिहान का चेहरा बदल गया और उसने घबराकर मुझे एक धक्का दिया। तुम जल्दी से पहले चले जाओ। मुझे थोड़ी अनचाही सी भावना महसूस हुई। क्या ऐसा न हो कि मैं तुम्हें वहां छोड़ाऊं? मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हारा सहपाठी हूं। लेकिन बाई शिहान ने अपना चेहरा लाल करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मां इस बात पर विश्वास करेगी? अगर तुम चाहते हो कि हमारी जोड़ी टूट जाए तो तुम चले जाओ। ये बात सुनते ही मैंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई। तो मैं पहले चलता हूं। अरे छाता तो लेते जाओ। बाई शिहान ने मुझे छाता थमाते हुए कहा, कल मिलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और साइकिल चलाकर निकल पड़ा। दूर से ही मेरे उत्साह से भरे गाने की आवाज गूंज रही थी। हम आम लोग आज सच में बहुत खुश हैं। ये दृश्य देखकर बाई शिहान अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मुस्कुरा उठी। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से हाथ हिलाया, अपनी साइकिल उठाई और तेजी से आगे बढ़ गई। मां, मैं यहां हूं। तू बच्चा कहां चला गया था? तुमने तो मां की जान ही निकाल दी थी। लिन वांगशु ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। कुछ चिंता से बेटी को देखते हुए, मां तुम बाहर क्यों आ गई हो? बाई शिहान मुस्कुराते हुए अपनी मां की बाह में बाह डाले हुए कहती है, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम बाहर आ जाओगी तो क्या मैं चिंता नहीं करूंगी? तुम बाहर क्या करने आई थी? अरे कुछ नहीं, मैंने अपनी पाठ्य पुस्तकें होंग हैं जे के कंप्यूटर स्कूल में भूल दी थी। क्या तुम्हें इसी समय इन्हें लाने आना जरूरी था? लिन वांगशु को साफ तौर पर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखो तुम्हारे कपड़े कितने भीग गए हैं। तुरंत ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया तो क्या होगा? और अभी अभी तुम किससे बात कर रही थी? बाई शिहान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने झटपट कहा, कोई भी ऐसा अजनबी जो बारिश से बचने के लिए आपके साथ रुका हो, सचमुच सिर्फ एक अजनबी नहीं होता। लिन वांगशु ने अपनी बेटी की तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, अरे माए, आप क्या कर रही हैं? क्या हम पहले घर चल सकते हैं? मुझे ठंड लग रही है और जुकाम होने वाला है। ये सुनते ही लिन वांगशु सवाल पूछना भूल गई और जल्दी से कहने लगी, जल्दी चलो, जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। जाने से पहले लिन वांगशु ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा और उन्हें लगा कि आज रात उनकी बेटी कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। रात के समय बाई शुएचिंग अपना कमरा खोलकर अंदर गए। उस वक्त लिन वांगशु मॉइस्चराइजर लगा रही थी। बेटी सो गई है तो फिर हम भी जल्दी सो जाते हैं। आज पूरा दिन मीटिंग और मेल मुलाकात में निकल गया, बहुत थकान हो गई है। बाई शुएचिंग बिस्तर पर लेट गया और आराम से एक अंगड़ाई ली। लिन वांगशु ने मुड़कर देखा और कहा, लाओ बाई, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि आजकल बेटी कुछ ठीक नहीं लग रही है? क्या ठीक नहीं लग रहा? मुझे शक है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। बाई शुएचिंग अचानक हंस पड़ा। मैं भी क्या सोच रहा था, बेटी बड़ी हो गई है, रिलेशनशिप में होना क्या सामान्य बात नहीं है? लिन वांगशु एकदम से खड़ी हो गई। बाई शुएचिंग, क्या तुम ऐसे पिता हो? बेटी का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तुरंत आने वाला है। तुम जिंजन इतन तो पुकानशिन केन शीफू शनशीला। बाई शुएचिंग कम्मान सोचिलाय शौजतागा हाहा सुबह निखान सोला ये शुशु क्वेने गाँव का यालिता किनी छोजेला पुखनंग। लिन वांगशु इतो येंजोता छोंगशा तीशंदा।
김왕 콰이 치판드시호 니 꿰니 토란 나제 유이근 유산 팔로추추 꼬라 요 콰이가 종토사 퀘라이 오초추 자타드시호 니 꿰니 하일렌 진장 हाशन कंकन शमरन फंखाए बाई श्वेचिंग में थो इच्चो नी खांचिंग छूला क्या ये तुम्हारा वहम है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके? लिन वांगशू ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जिस तरह घबराई हुई थी उसे मैंने साफ साफ देख लिया था। आज रात वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर लौटी और उसे अपने बेडरूम में छुपा लिया, ये सोचकर कि मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कपड़ा इतना बड़ा था कि साफ तौर पर एक लड़के का था, और जब वो बाहर गई थी तो अपने साथ रेनकोट और छाता लेकर गई थी, लेकिन जब वो लौटी तो छाता गायब था। ये सब सुनकर बाई श्वेचिंग ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी। मान लो तुम जो कह रही हो वो सब सही है, मान लो बेटी रिलेशनशिप में है, तब भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? बेटी बड़ी हो गई है तो उसका अपना निजी स्पेस भी होना चाहिए। लिन वांशु ने घूर कर कहा, मैं बेटी के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम्हें समय तो देखना चाहिए कि अभी क्या समय है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर उस पर असर पड़ा और एग्जाम खराब हो गया तो क्या होगा? बाई श्वेचिंग ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उससे पूछा तो नहीं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने तो ऐसा नाटक किया जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। चलो ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अभी इस बारे में बात मत करो, एग्जाम खत्म होने के बाद बात करेंगे। लेकिन लिन वांशु कुछ नाखुश थी। बेटी की बात तो रहने दो, लेकिन तुम्हें मुझे यह पता लगाकर देना होगा कि वो बदतमीज लड़का आखिर कौन है। बाई श्वेचिंग बेबस होकर हंस पड़े और बोले, क्या इसकी कोई जरूरत है?